दूध पीने वालों के बहुत लोगों के आपको दांत खोखले मिलेंगे। अगर आपको कोई एलर्जी है, बाल आपके गिरने शुरू हो गए, बुढ़ापा आ रहा है समय से पहले, आपका पेट खराब हो गया और बॉडी में कहीं भी दर्द है, आपकी हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, हड्डियां अगर टूट रही हैं जल्दी जल्दी, और अगर आपको डायबिटीज़, मोटापा हो रहा है, तो आप एक काम करके देख लें, 3 महीने के लिए आप मिल्क छोड़कर देख लें। जितना विजन बोर्ड बनना पागलों का काम है हमारे देश के ऊपर थोपा गया है। साबुन को छोड़ने के बाद क्या क्या फ़ायदे हैं, मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं 4-6 पेज में पढ़ सकता हूँ। और आप ये मानते हैं कि साबुन लगाने से स्किन के बैक्टीरिया मर जाते हैं? जी मरते हैं, अच्छे वाले। मुझे बहुत वायरल आ जाते थे, कई बार सीजन चेंज हो रहा, मुझे कुछ नहीं पता चलता है, बिकॉज माई स्किन इज किलिंग ऑल द बैक्टीरियाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कभी कभी हमारे मन में कोई थॉट आता है और हम अपने सामने वाले से कहते हैं कि यार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ऐसा ही होगा। कई बार वो चीज सही भी साबित हो जाती है, लेकिन क्या आपके माइंड का, आपके गट का या आपकी पूरे बॉडी का आपस में कोई ऐसा कनेक्शन है कि जो पहला थॉट यहां पर आएगा उसी के तहत अंजाम होगा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसको लेकर अक्सर बातें होती हैं, लेकिन सेटिस्फैक्टरी जवाब कभी नहीं मिलता। आज मैं आपकी मुलाकात इस खास पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रही हूं जो आपको तर्क के साथ, फैक्ट के साथ बताएंगे कि माइंड, बॉडी, गट का आपस में क्या कनेक्शन है। राम वर्मा की मैं बात कर रही हूं, जिनको अब सोशल मीडिया के इस दौर में आपने कई बार रील्स में देखा होगा, वीडियोस आपने उनके देखे होंगे। वो किसी के साथ पॉडकास्ट करते हैं तो मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, तो उनके वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। और जब आप राम वर्मा गूगल पर सर्च करेंगे तो देश के सबसे बेहतरीन और रचनात्मक एनएलपी कोच, ये उनको कहा जाता है। स्वागत है राम जी आपका। थैंक यू वेरी मच नम्रता जी। माइंड, गट, बॉडी आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? शुरुआत में इसी सवाल से करना चाहूंगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है और हम सबको इसको समझना भी चाहिए। जब भी हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक इम्पल्स का नाम देते हैं, मेडिकल डॉक्टर्स या साइंटिस्ट, कि ये एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स है। आपको एक थॉट आया, अचानक वो थॉट आपके पास नहीं रहता, वो इमीडिएटली आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है एक नर्व के साथ, नर्वस सिस्टम के द्वारा, जिसको आप वेगस नर्व कहते हैं। वेगस नर्व के ऊपर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बात की है, लेकिन ये बहुत, इस मॉडर्न ज़माने में वेगस नर्व के ऊपर लोग बात नहीं कर रहे। हमारे कोई भी थॉट हमारे पास होता है, तो जो हमारे थॉट, चाहे वो कानों से आए, कोई बार इवेंट, या आंखों से आए, या ऑटोमेटिकली इनसाइड कोई थॉट आया कि ऐसा होने जा रहा है, तो याद रखिएगा इमीडिएटली हमारे जो 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं वो आपस में बातें करते हैं। और बातें करने का मतलब होता है कि वो कम्युनिकेट करती है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको हम केमिकल्स कहते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सुना होगा आपने। लेकिन वो अपने तक नहीं रखते इस विचार को, एक सेकंड में वो आपकी एक बड़ी ग्लैंड को दे देते हैं, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको आप क्राउन चक्रा बोलते हैं। और कई बार कहा जाता है कि क्राउन चक्रा सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा है, क्योंकि वो पूरी बॉडी के चक्रास को गाइड करते हैं। ये बात सच है। लेकिन यहाँ से जैसे ही वो हाइपोथैलेमस पर वो विचार गया कि मेरे सामने कोई मुसीबत आ रही है या कोई अच्छी गिफ्ट आ रही है, दो ही तरह की इंफॉर्मेशन को माइंड तेजी से परसीव करता है, तो वो इमीडिएटली हाइपोथैलेमस इसे अपने पाइप्स के द्वारा या वायर्स के द्वारा, जिसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम का जो जाल है, वो 6000 दिल्ली जैसे या मुंबई जैसे शहरों को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए जितने तारों की, जितने वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, इतनी वायरिंग हमारी बॉडी में है। एक मच्छर भी आपको काट लेता है तो इमीडिएटली हाथ वहाँ चला जाता है। पर कभी आपने सोचा नहीं कि एक मच्छर के काटने से अगर जरा सा भी बदलाव बॉडी के अंदर हो रहा है तो आपका हाथ वहाँ चला जाता है। पर आपकी, हमारी बॉडी में कई बार जानलेवा बीमारियाँ पनपती हैं और हमें उसका पता नहीं चलता। इसीलिए नहीं पता चलता क्योंकि बॉडी से आए हुए मैसेज को कभी आप समझना नहीं सीखते हैं। नर्व, जो वेगस नर्व है, जो माइंड से आपके इम्पल्स जाते हैं, उसे सिर्फ 20% यूज़ करती है, जबकि बॉडी के लिए वो 80% अपनी पोटेंशियल को यूज़ करती है। जब आपका कोई भी थॉट यहाँ पर आता है तो वो नर्वस सिस्टम इमीडिएटली आपके गट पर जाती है। गट का मतलब आपके पेट आते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है एंटेरो। एंटेरो का मतलब आप समझ गए कि आते, एंटेरो एंडोक्रीन सेल।
आप यूँ समझिए कि हमारी पूरी की पूरी आंतें सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करती। अगर वो करती तो इतनी वहाँ पर रिसेप्टर क्यों होते हैं कि वो किसी भी थॉट को सुने। वो जो आप ये समझिए कि अगर आप अपनी आंतों को बिछा लें, स्प्रेड करना शुरू कर दें उनको खोल कर, तो कितना एरिया होगा? इसका एरिया होगा ऑलमोस्ट एक बास्केट बॉल के कोर्ट जितना। और वहाँ पर इतनी सारी सेल्स हैं जो एक एक मोमेंट को सुन रही हैं। हर एक थॉट को आपका गट सुनता है। इतना ही नहीं, ये सेल्स अपनी तरह से 20 से ज़्यादा तरह के हार्मोन आपके गट में यानी कि अपनी आंतों में निकालते हैं। यही फीलिंग आपको क्रिएट होती है। तो यहाँ से सबसे पहले जो भी थॉट यहाँ पर आया है वो आपके हार्ट पर भी जा रहा है, बॉडी के बाकी पार्ट पर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका गट होता है, क्योंकि अधिकांश जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं आप अपनी लाइफ में शांत पोजीशन में, तो वो गट के ऊपर कर रहे होते हैं। अधिकांश ब्लड जो है आपके गट के लिए बना है। जब तक कि आप स्ट्रेस में नहीं आते तो आपका ब्लड बेसिकली गट को हील करने के लिए या डाइजेशन के लिए बना होता है। गट यहाँ से शुरू करता है कि उसके पास अपने बहुत सारे रिसेप्टर्स के अलावा और दूसरे कम्युनिकेटर पड़े हुए हैं, उनको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो हमारे माता से, हमारी मदर से, दादी से, जो हमें गोद में लेते हैं, इवन डॉक्टर से, और हमारे जो रिश्तेदार हमें गोद में लेते हैं, उनसे हमें उनके बैक्टीरिया मिलते हैं। पहले स्किन से मिलते हैं, कुछ हमें मदर के मिल्क से मिलते हैं, और हमारी बड़ी आंत जिसको आप कोलोन कहते हैं, वहाँ पर 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया हैं। क्या आप जानते हैं इनका वेट 2 से 2.25 किलो है आपके आंतों में। और ये ऑक्सीजन फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, और इनका आपके साथ एक संबंध है कि आप इन्हें जगह दे रहे हैं रहने के लिए, और ये आपको ज़िंदगी दे रहे हैं। इनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। इतना ही नहीं, ये गट बैक्टीरिया आपकी वैल्यूज़ को जानते हैं। मान लेते हैं आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करती हैं, तो ये वैल्यूज़ आपके थॉट की आपके सेंसर के पास चली गई। सेंसर ने उस तरह के हार्मोन निकाले कि आपका गट ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका, गट बैक्टीरिया ट्रेंड हो चुका कि इस लड़की को यानी कि हमारे मालिक को अपने माता पिता से प्यार है। अगर आपके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाए जो अपने माता पिता को धमका रहा हो, इमीडिएटली आपका गट बता देगा, फीलिंग आ जाएगी सही आदमी बेकार है। याद रखिए, वहां तर्क नहीं आएगा, वहां एकदम से फीलिंग आ जाएगी। जब भी आपके लिए सिक्योरिटी हमेशा एक बहुत बड़ा पहलू होता है, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। जब भी आप एक ऐसे माहौल में जाएंगी, आपको कुछ नहीं, अभी किसी ने कुछ नहीं बताया, आपको किसी ने कुछ कहा भी नहीं, आपको किसी ने कुछ कहा भी नहीं, आपको इनसिक्योरिटी भी नहीं दी, बट आपका गट बता देगा यहाँ इट्स नॉट ए ओके थिंग फॉर मी। तो ये महिलाओं में ज्यादा होता है क्या? क्योंकि महिलाओं को के लिए कहा जाता है कि उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज काम करती है। ये बिल्कुल ठीक बात है, महिलाओं में भी और बच्चों में भी। जब तक कि हम अपनी बॉडी और माइंड को एब्यूज़ नहीं करते हैं नम्रता, तब तक हमारा गट और बॉडी पूरी तरह से हमें साथ देने के लिए तैयार है। अब हमने खाने से, जंक फूड से, शराब से, सिगरेट से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, स्ट्रेस से अपने गट को भी, अपनी नर्व सिस्टम को भी पूरी तरह से और माइंड को भी एब्यूज़ कर दिया है। मैं आज आपको इससे पहले कि आगे बढ़ें एक बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ। जब आप बेकार के विचारों के साथ हर टाइम रह रहे हैं, यार नौकरी ना छूट जाए, यार ये आदमी कैसा है, यार मेरी गाड़ी ठुक गई, यार उसकी प्रमोशन, हर टाइम आपने स्ट्रेस ले रखी है, ये सारी की सारी स्ट्रेस आपके गट पर जा रही है। तो सिर्फ गट ही खराब नहीं हो रहा, आपका जो नर्वस सिस्टम है जो उस मैसेज को कैरी कर रहा है वो भी खराब हो रहा है। इसीलिए गट आजकल वेगस नर्व एक बहुत बड़ा टॉपिक बनने वाला है, और इस टॉपिक को मैं शुरू कर चुका हूँ। अधिकांश लोग जो खतरे को नहीं भांप रहे हैं, अधिकांश लोग जिनको बीमारियां शुरू हो चुकी हैं पर उन्हें पता ही नहीं कि उनके अंदर बीमारी शुरू हो चुकी है, और जब वो बीमारी तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज पर पता चलती है, ये सिंपली ये बात शो कर रही है कि आपकी बॉडी बताने के लिए तैयार है, पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली बर्न आउट हो चुका है, यानी कि पोस्टमैन आपने मार दिया है। इधर आपने माइंड को भी मार रखा है, इधर आपने इस पोस्टमैन को भी मार दिया। और सही बात तो यह है कि आज हमने अपने खाने की आदतों को इतना ख़राब कर लिया है कि हमने अपने गट की जो सेंसर्स हैं और बैक्टीरिया हैं, हमने उनके बारे में सोचा ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ज़िंदगी में बेहद खुश रहना चाहते हैं तो ये आपके गट बैक्टीरिया के हाथ में है। इवन आपके गट के बैक्टीरिया आपको सिर्फ इंट्यूशन ही नहीं देते, वो आपके माइंड को हैक कर सकते हैं।
वो आपको आत्महत्या करने पर मजबूर कर सकते हैं। और उस बैक्टीरिया का नाम भी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, कभी भी गूगल कर लीजिएगा। वो दूसरी बात है कि आपको नहीं पढ़ाया गया या बताया गया। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी हम लोग किसी भी केसेस में डॉक्टर के पास भी जाते हैं या साइकेट्रिस्ट केस में भी यही होता है, ये सब चीजें तो नहीं बताई जाती। मैंने तो किसी केस में किसी के मुंह से कभी नहीं सुना कि ये बैक्टीरिया की कोई बात हो। ये थ्योरी आप कहाँ से लाए हैं या कहाँ आपने रिसर्च किया, कैसे इसको आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, सोचेंगे अच्छी कहानी है चलो आगे बढ़ जाओ। न, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है, 300 साल पहले ढूंढे जा चुके हैं। हमारे आपके फादर के ज़माने के जो गट बैक्टीरिया थे आज वो नहीं रहे। और जहाँ तक इसकी बात है, मैं आपको 5-7 किताबों के नाम दे देता हूँ जिसको मैंने 15-15, 20-20 बार पढ़ रखा है। लेकिन उन किताबों से पहले के जो नोट्स हैं, करीब करीब ऑलमोस्ट 5-7,000 कागज़ जो हैं, जो रिसर्च होते हैं, जो हमसे पढ़ी नहीं जाती, आम आदमी से पढ़ी नहीं जाती, वो डॉक्टर्स के मतलब की होती हैं, वो भी मेरे पास हैं। तो ये नई चीज़ नहीं है। पिछले 15 सालों से या 20 सालों से ये टॉपिक उभरना शुरू हुआ, और पिछले 10 सालों से ये मान लिया गया है कि हमारा जितना भी सीरोटोनिन यानी कि हैप्पीनेस केमिकल बनता है वो हमारे गट से बनता है। ये डॉक्टर्स जानते हैं, कभी भी पूछ लेना। और गट में कौन बनाता है? सिर्फ आपके बैक्टीरिया। जितने भी आपके बी कॉम्प्लेक्सेज आजकल कमी पड़ रही है ना, B12 की, हमेशा ये कहते हैं कि नॉन वेज खाओगे तो B12 मिलेगा, पर कभी आपने सोचा है कि जो गोट या जो बकरा आप खाते हैं B12 के लिए, वो कहाँ से नॉन वेज खाता है? हाँ, वो भी तो बिल्कुल। सिंपल से मैं बताता हूँ कहाँ से खाता है। मेरे से सवाल करी, अभी बता रहा हूँ। तीसरी बात, आपकी जितनी भी इम्यूनिटी है उसका 90 से 95% इम्यूनिटी को गाइड करने वाले कौन है? आपके बैक्टीरिया। अगर आपके बैक्टीरिया ठीक नहीं है तो आपका मूड ठीक नहीं रहेगा। और ये पल पल एक एक सेकंड में इस कम्युनिकेशन को माइंड एंड गट कनेक्शन कहते हैं। इस किताब का नाम भी यही है, माइंड एंड गट कनेक्शन, डॉक्टर इमरान मेयर MD की लिखी हुई है। दूसरी किताब सुपर गट है, तीसरी गट है, एक का गुड गट है, ठीक है ना, एक का रिसेट फैक्टर है, एक का है ओनली 10% ह्यूमन। याद रखिएगा, आपके पास सिर्फ 10% ह्यूमन सेल्स हैं, बाकी सारी बैक्टीरिया हैं। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ होगी। सवाल ये है कि ये आपको इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये बगैर पैसे के आप ठीक हो सकते हैं। एंड मनी इज नेवर इन प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, मनी इज इन ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। आप इन बैक्टीरिया के बारे में जितना आप खोजना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि इवन आपके रिलेशनशिप को हैक कर लेगा ये बैक्टीरिया। नाम भी बता दूंगा। ये बैक्टीरिया का? जी, बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। कभी गूगल कर लीजिएगा। अगर ये आपके कम पड़ गया तो आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा सिग्निफिकेंट लोगों के साथ। वो आपका बच्चा, आपके पेरेंट्स, आपके हस्बैंड, आपका भाई हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हम किसी छोटे बच्चे को गोद में लेते हैं, माँ के तौर पर ही अगर बात करें, तो कहा जाता है कि वो स्पर्श उसको ताउम्र याद रहता है। क्या यही चीज जानवरों में भी होती है? यही बैक्टीरिया वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये स्पर्श ही होता है या ये वो बैक्टीरिया जो आप बात कर रहे हैं? स्पर्श भी होता है। और याद रखिएगा, स्पर्श को बनाए रखने के लिए जो सेंसर आपकी बॉडी में चाहिए, उनको जितने न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। स्पर्श का मतलब क्या होता है, मैं आपको इस खोल के बताता हूँ। हमारे अगर मुझे यहाँ किसी ने हाथ लगा दिया तो हाथ का मुझे पता चल जाएगा कि हाथ ये दुश्मनी का है या कि ये किसी का प्यार का है, ये कोई आमंत्रण है या कि ये कोई रिजेक्शन है। याद रखिएगा, यहाँ से जो मुझे चीज़ें मिल रही है मेरे माइंड को, उनका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर्स, नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम हमेशा चलता है, वहाँ पर कोई करंट नहीं है, वहाँ पर नर्व्स हैं और वो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। आपके 99.9% जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो आपका गट बनाता है। अगर आपका गट खराब है, आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रहेंगे। और न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो पहला आपको सिग्नल आ जाएगा कि आपको नींद नहीं आएगी। और अगर रात को नींद टूट गई तो फिर बिल्कुल नहीं आएगी, घंटों तक आप पड़े रहेंगे, कभी बिस्तर बदलेंगे, कभी या उठेंगे, कभी फिर बाथरूम जाएंगे, कभी सोचते रहेंगे। इसका मतलब सिंपली है कि आपका गट खराब, आपके गट के अंदर नहीं मिल रहे हैं जितने न्यूरोट्रांसमीटर हैं। छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको आएगी तो ऐसा लगेगा कितनी बड़ी है। और कई बार आप कहेंगे कि लोग मेरा फ़ायदा गलत उठा रहे हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसका मतलब सिंपली है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बन रहे हैं, आप अपने गट पर काम करें, माइंड पर नहीं। तो इन्हें बनाए कैसे? हाँ, सही बात तो यह है कि यहाँ पर गट के बैक्टीरिया को बनाने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। दोनों कामों को ये दुनिया बताने लगी है, लेकिन बहुत कैजुअली बता रही है। क्योंकि जैसे ही आप इन दोनों कामों को कर लेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि 99% बीमारियाँ आपकी कल से ख़त्म हो जाएंगी। आप अपने मोटापे को ऑटोमेटिकली ठीक कर लेंगे। मैं पिछले सिर्फ 8 महीनों से अपने गट के ऊपर काम कर रहा हूँ और अपने 2 ही काम कर रहा हूँ। मैंने इन 8 महीनों में लोगों से सिर्फ एक चीज़ पाई है कि सर और कितना यंग होगे। मेरी उम्र इस समय 65 साल है। क्या बात कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। और ये बाल नेचुरल हैं, सिर्फ इतना सा है कि मुझे प्रोफेशनली कुछ बालों को
कलर करना पड़ता है। हम्म। यद्यपि मैं कलरिंग वगैरह में यकीन नहीं करता, मैं चेहरे पर कभी कोई क्रीम नहीं लगाता हूँ। सही बात तो यह है कि मैंने पिछले 8 या 9 महीनों से साबुन नहीं लगाई अपनी बॉडी के ऊपर। एनीवेयर, गट के ऊपर बात कर लेते हैं पहले। साबुन पर फिर आएंगे। हाँ, तो अगर आप गट को ठीक करना चाहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को भी, अपने डिसीजंस को भी, पैसे को भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी, ठीक है ना, अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़िया करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने गट को ठीक करिए। और गट को ठीक करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपके गट में जितने बैक्टीरिया होने चाहिए तो उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी है। अब से 50 साल पहले जो आपके फादर या दादाजी के पेट में जो गट बैक्टीरिया थे वो अब नहीं है। इसीलिए उनके पास डिफरेंट तरह की एम्पैथी थी, डिफरेंट तरह की सोच थी। वो पड़ोसियों का भी ख्याल रखा करते थे। बिल्कुल। गांव में कोई मेहमान आ जाता तो अपने दादाजी से पूछिएगा, उस मेहमान को अपने घर ले आया करते थे। बिल्कुल। अब हम पड़ोसी को नहीं पूछते हैं, अपने दोस्त को नहीं पूछते हैं वहां पर। याद रखिएगा, उनके पास उन बैक्टीरिया की भरमार थी। अब ये पाया गया है कि वो कम से कम 10,000 तरह के बैक्टीरिया हमारी बॉडी और गट में होते हैं, ये स्किन के ऊपर और गट के अंदर। अब वो घटकर सिर्फ 2,000-3,000 रह गए हैं, यानी कि उनकी स्पेसीज खत्म कर दी है। दूसरी बात, पहली बात यह है कि आप उनकी पॉपुलेशन को एक बार फिर बनाना शुरू करें। उसके लिए प्रोबायोटिक खाना खाएं। प्रोबायोटिक का मतलब है जो फर्मेंटेड फूड है। आप कांजी पिए, आप चावल की कौंजी बनाएं, आप ढोकला खाएं, आप बासी रोटी खाएं 2-3 घंटे पुरानी, गर्मा गर्म ना खाएं, छलने में रखकर। इवन आप इडली खाएं, लेकिन वो गर्मा गर्म ना खाएं, 3-4 घंटे बाद खाएं, ठीक है ना। आप बढ़िया से अचार खाएं जो घर के पड़े हुए हैं। इससे क्या है, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर वहाँ से बाहर से अंदर जाते हैं। कई बार आप कहेंगे कि प्रीबायोटिक कैप्सूल्स भी आते हैं। हाँ, आते हैं, लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम है कि जैसे ही वो आपके पेट में जाएंगे वहाँ बहुत सारी एसिड रेन होती है, जिसका pH ही 3 पॉइंट समथिंग रह जाता है, इतनी एसिडिक हो जाता है वो, तो वो मर जाते हैं अधिकांश। लेकिन जो खाने के बैक्टीरिया हैं वो थोड़े से बचकर आगे ट्रेवल कर जाते हैं और वो अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जितने बैक्टीरिया आपके पास बचे हुए हैं उनको आप कम से कम ताकतवर बनाएं। अगर आपके गट बैक्टीरिया, उन्हें रोज़ाना खाना नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, या तो मरेंगे या फिर आपकी बॉडी को खाएंगे। आज मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ सभी को, अगर आपने उनका खाना नहीं खाया जो उनके लिए खाना बना है और आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। और अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपकी गट लाइनिंग को खा जाते हैं। यानी कि जो लाइनिंग, वो जो छिल्ली है, वो जो फिल्टर है, जो आंतों से ब्लड में जब खाना न्यूट्रिशन भेजता है आंतें, तो उसके साथ बेकार के बैक्टीरिया ना जाए, बेकार का पॉइजन ना जाए, उसे वो झिल्ली या वो फिल्टर रोकता है, फिल्टर करता है। वह उसे भी खा जाते हैं। और इसी को हम लीकी गट कहते हैं। अच्छा। क्योंकि वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं। नहीं, तो ये बैक्टीरिया अपने आप से फर्टिलाइज नहीं होते हैं? पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फर्टिलाइज नहीं होंगे? स्पेसीज अगर कम होगी और अगर आप इनको भूखा रखेंगे तो दे आर ऑलवेज एट द, आई मीन, आप ये कहिएगा कि ये मरने के कगार पर इसलिए रहते हैं कि आप इनके भोजन को नहीं दे रहे हैं। इनका भोजन वो है जो आपके ना पेट में पचता है ना हाथ में पचता है, जिसको आप क्रूड फाइबर कहते हैं या डाइटरी फाइबर कहते हैं। वो इनका भोजन है। वो इनका भोजन है। जब आप कहते हैं जी अनार के दाने चबाने नहीं चाहिए, थूक देने चाहिए, नहीं, वही खाने हैं। जब आप ये कहते हैं कि जी वो वाटरमेलन के छिलका नहीं खाना चाहिए या बीज नहीं खाने चाहिए, वो सबसे पहले खाने चाहिए। तो बचपन में तो हमें बताया गया था, जब हम लोग ऐसे गलती से बीज निकल लिया करते थे कि लो जी बेल उग जाएगी अब तो। बेल तो नहीं उगेगी, लेकिन अगर आप उसे चबाकर खाएंगे तो वो उनके लिए फाइबर बनेगा। तो अमरूद के बीज चबाइए, ठीक है ना। और जो छिलके है, जो सब्जियों के छिलके हैं, आई मीन फलों के छिलकों को भी कभी खाइए। अगर आप अपने पेट को और बढ़िया रखना चाहते हैं तो जो आपका कच्चा केला है उसका पल्प निकालिए बीच से काट कर, और उसको क्रश करके यानी कि ग्राइंड करके हल्का सा उसमें पानी या कुछ हल्का सा कुछ डाल लीजिएगा, शहद वगैरह, उसे आप लेंगे तो वो सबसे बढ़िया प्रीबायोटिक होता है। प्रीबायोटिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोबायोटिक। डॉक्टर इसको उल्टा बताएंगे, मैं उल्टा बता रहा हूँ और मैं गर्व से कह रहा हूँ कि हाँ मैं उल्टा बता रहा हूँ। प्रीबायोटिक वो है कि जितने बैक्टीरिया कम से कम उनको तो बचा लो आप, ठीक है ना। मान लेते हैं आपने प्रोबायोटिक ले भी लिए और आप जंक फूड पे जंक फूड खा रहे हो, शुगर पे शुगर खा रहे हो, मिल्क पर मिल्क पी रहे हो, ये तो गड़बड़ कर देंगे सारे। तो जैसे अगर हम अपनी आम जिंदगी में देखते हैं कि और किसी इंसान को कहते हैं कि यार ये बिल्कुल इमोशनलेस है, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या हम मान लें उसके वो बैक्टीरिया 100% नम्रता, 100% वो बैक्टीरिया का नाम ही लैक्टोबैसिलस रोटेरी है, जो आपकी ऑक्सीटोसिन को बनाता है। अकरमेंसिया है जो आपके लव केमिकल को बनाता है। अगर वो के न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर नहीं है तो आप नार्सिस्ट हो जाएंगे। आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, इसे याद रखिएगा। उसमें गट का काम है ना कि माइंड का। दिमाग खराब नहीं हुआ लोगों का,
उसका गट खराब है। घर वाले कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा गट खराब हो गया। आज जो रिश्ते टूट रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, एम्पैथी हमारी ज़ीरो हो गई है। एम्पैथी कौन सी कहाँ से बनेगी? सिर्फ ऑक्सीटोसिन से। उसे कौन बनाएगा? आपका गट में कौन बनाएगा? आपका लैक्टोबैसिलस रोटेरी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अकरबेंसिया। तो क्या हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ये जेनेटिक हो सकता है? अगर मेरे पेरेंट्स में जिन भी बैक्टीरियाज की आप बात कर रहे हैं वो ज्यादा हो, यानी वो उदारवादी हो, उनमें करुणा हो, उनमें प्यार हो, तो वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आएगा? आने चाहिए, लेकिन अगर आपका ऑपरेशन सिजेरियन ऑपरेशन से आपका बर्थ हुआ है तो ये बैक्टीरिया नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जब बच्चा मदर की वोम से बाहर आता है तो जो वेजाइनल स्वैब है वो है उसके लिए सबसे बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट है मदर का। याद रखिएगा, हम अपने मदर के बैक्टीरिया को जीते हैं लाइफ टाइम। लाइफ टाइम। अगर हमारे उस समय ये बैक्टीरिया नहीं गए हैं तो उस समय हमारे पास बहुत नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो एक किताब है जिसका नाम है गुड गट, वो एक डॉक्टर ने लिखी है। उन्होंने कहा है कि मेरी पहली बेटी हुई जब वो सिजेरियन ऑपरेशन से हुई, तब तक मुझे इन कॉन्सेप्ट का नहीं पता था, तो उसको ADHD हो गया। ADHD बड़ा कॉमन है जिन बच्चों के अंदर गट बैक्टीरिया की कमी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं। और ADHD क्या है? आप ये बीमारी? समझिए जिसको आप अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी जो प्रॉब्लम आती है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वो हर बात पर वो लड़ने को तैयार रहते हैं और उनकी अटेंशन बिल्कुल डेफ है। इवन जिसको आप ऑटिज्म कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ गट के बैक्टीरिया का है। इसलिए जितने भी जो उस डॉक्टर ने लिखा है कि उनकी बड़ी बेटी को सिजेरियन ऑपरेशन से पैदा किया गया तो उसको बहुत सारे इश्यू आए, जो नॉर्मल हुआ उसके मुकाबले। हाँ, अभी नॉर्मल दूसरा वाला होना था। हाँ। लेकिन दूसरे वाले भी में ये डॉक्टर ने कहा कि ये भी सिजेरियन ही होगा क्योंकि पहला बच्चा सिजेरियन हुआ। तो उस डॉक्टर ने एक काम किया, उसने अपनी डॉक्टर से कहा जो गायनिक थी वहाँ पर, उसने कहा कि यू टेक ऑल द वेजाइनल स्वैब एंड इसके बच्चे को लगाओ। एंड दे डिड इट। आई मीन उसके होठों को लगाया, आंखों को लगाया, कानों को लगाया, जहाँ से भी ओपनिंग थी वहाँ पर लगाया। उन्होंने कहा कि माई सेकेंड चाइल्ड वॉज हैविंग वंडरफुल बैक्टीरिया एंड इट इज़ ए वंडरफुल इंफॉर्मेशन इवन फॉर एवरी वुड बी मदर। हर मदर को चाहिए कि वो अगर सिजेरियन ऑपरेशन हो रहा तो अपने बैक्टीरिया को ना खराब करे, बच्चे तक जाने चाहिए वो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक्स में लिखा है, हर जगह लिखा है। अच्छा, अब जैसे हम देखते हैं, मैं कहीं पर पढ़ रही थी, ये तो खैर मीम वाली बात है, मजाक वाली बात है, लेकिन बहुत सीरियस कॉन्सेप्ट है। मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, किसी से उस लड़के से पूछा गया पहले से कि तुम इतनी शराब क्यों पीते हो? तो उसने कहा क्योंकि मैं अपने फादर को देखता आया, वो भी शराब पिया करते थे, मुझे भी लत लग गई। दूसरे से पूछा तुम क्यों नहीं पीते हो? तो उसने कहा क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है शराब पीते हुए, कैसे घर बर्बाद हुआ मैंने देखा, इसलिए मैं नहीं पीता। और ये हम अमूमन देखते हैं, दो भाइयों को देखा, ये ऐसा है, ये वाला इतना अच्छा है। ये जो थॉट प्रोसेस होता है उन दोनों बच्चों का, एक ही जैसे संस्कार है, एक ही जैसे पेरेंट्स है, एक ही जैसा बर्थ पूरा प्रोसेस रहा है, वो क्या चीज होती है? वो ये NLP के पहले दिन पढ़ाया जाता है। हम हर एक इवेंट को डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज करते हैं। हर इवेंट को आप अगर बाहर देखें खिड़की से तो आपको हजारों चीज़ दिखाई देंगी, लेकिन उसमें से आप ऑलमोस्ट 99.9% भुला देंगे। आप कहेंगे एक पेड़ है, तो मैं कहूँगा पेड़ पे कितने पत्ते हैं, आप कहेंगे वो तो नहीं पता, देखे तो थे पर आप डिलीट कर चुके हैं। सो एवरी डे हम बहुत सारी इवेंट्स को डिलीट, डिस्टोर्ट, जनरलाइज करते हैं। कुछ इवेंट को हम डिस्टोर्ट करते हैं। तुमने मेरी तरफ ऐसे देखा, इसका मतलब ये हुआ। तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसका मतलब तुम इरेस्पॉन्सिबल हो। तुम आज फिर लेट आए हो, इसका मतलब तुम नौकरी नहीं करना चाहते, तो इसका मतलब बना देते हैं। और एक कुछ चीज़ों को हम जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज का मतलब है कि कोई इवेंट 1 2 3 बार हमारे साथ हुई तो हम उसको फाइनल कर लेते हैं। मान लेते हैं मैं एक जगह पर जाऊँ, वहाँ पर मेरी जेब कट जाए, दूसरी बार जाऊँ फिर वहीं जेब कट जाए, तीसरी बार जाऊँ फिर जेब कट जाए, तो चौथी बार जाते हुए मैं क्या कहूँगा, भैया वहाँ तो सब जेब कतरे रहते हैं। जबकि हो सकता है कि सिर्फ एक ही आदमी की जेब कटी, वो मेरी, और अब तक आज सिर्फ 3 ही जेब कटे हो इस एरिया में, वो मेरी, लेकिन मेरा एक बिलीफ बन गया। तो हम जीवन में जब भी कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं माइंड की, नम्रता, तो हम हमेशा डिलीट, डिस्टोर्ट एंड जनरलाइज करते हैं हर इवेंट को। तो वो जो 2 बच्चे हैं वो उनके पास न्यूरोलॉजी सेम है, यानी कि ब्रेन सेल्स सेम दी गई है, 86 बिलियन ब्रेन सेल्स, उनको 60 ट्रिलियन सेल्स भी दी गई हैं बॉडी की, लेकिन डिलीशन, डिस्टोर्शन एंड जनरलाइजेशन दोनों का हमेशा अलग होगा। चाहे उनका जीन भी एक ही हो, इवन वो ट्विंस भी हो तब भी अलग होगा। यही हमारी नेचर है। हर एक आदमी का डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन किसी भी चीज़ को करने का उसी तरह से अलग होगा जैसे उनकी हाथों की लकीरें अलग हैं। इसीलिए वो हमेशा हर एक इवेंट को अलग तरीके से लेंगे। क्यों अलग होगा, मुझे यही समझना है। ये हमारी नेचर है। जब सेम मदर से वो दोनों बच्चे आए हैं,
सेम सेल्स मिले हैं, तो मेरा पूछने का मतलब ये कि क्या आउटर जो पूरा एटमॉस्फेयर उसका भी फर्क पड़ता है? पूरा फर्क पड़ता है, याद रखिएगा। 100% बच्चे के लिए लोकल मॉडल एक्सेलेंस, एक वर्ड मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, LME कहते हैं, मैं उसे पढ़ाता हूँ। हमेशा लाइफ में जो हमारा काम, जो हमें हमारी प्रोग्रामिंग होती है, सबसे पहले तो वो हमारे लिए लोकल मॉडल एक्सेलेंस से होती है। बच्चा जब बड़ा होता है वो देखता है कि यहाँ पर इनाम किसे मिला, वो बगल वाले से देखता है कि राजू ने होमवर्क नहीं करा, लेकिन मैडम से कह दिया मैडम मेरे पापा बीमार थे इसलिए होमवर्क नहीं करा, और वो जानता है कि पापा इसके बीमार नहीं है, तो उसे पता चल गया कि यहाँ पर मैनिपुलेट करना है इस टीचर को, तो झूठ बोलना है। तो अब उसे ये भी पता है कि होमवर्क करने से रिवार्ड मिलेगा, नहीं करने से पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रास्ता ये है, और यहाँ से ये रास्ता निकाल लेता है। तो इसलिए हम जितने भी चीज़ों को सीखते हैं उसमें से 99% तो हम सिर्फ लोकल मॉडल एक्सेलेंस से सीखते हैं कि किस आदमी को कैसे एक्सेलेंस मिल रही है इस मार्केट, इस एरिया में। उन दोनों बच्चों का अलग होगा, उन दोनों बच्चों का ये बिल्कुल अलग होगा, वो अलग तरीके से चीज़ों को देखेंगे। आप मेरे बगल में बैठे हैं, आपको मेरा एक कान दिखाई देगा, सामने बैठा उसे दो दिखाई देंगे, यानी कि हर आदमी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इसीलिए आप बहुत सारे हम अखबार खरीदते हैं कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और उसमें फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अच्छा, क्या ये बात भी सच है कि माइंड से ही सारी बीमारियों का खेल है और माइंड से ही सारी बीमारियों का निस्तारण? मैं तो ये कह रहा हूं कि इवन अब तो ये भी प्रूव होने लगा है कि जो आदमी एक्सीडेंट प्रोन हो रहे हैं, ये पाया गया है कि जो लोग एक्सीडेंट हो रहे थे जिनके बहुत ज़्यादा, उनके जब बैक्टीरिया को चेक किया गया तो पाया गया कि एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया उनके अंदर है जो उनके माइंड को हैक कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में लिखा है और गूगल कर सकते हैं अभी भी आप। एनीवे, माइंड से बीमारी का कितना कनेक्शन है, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं सभी ऑल कह दूंगा तो थोड़ा सा मैं उसको एक्सेप्शन ले लेता हूँ। 99.9% जो भी थॉट आप यहाँ पर लेते हैं, पहला समझने की कोशिश, जो भी थॉट यहाँ पर आएगा, आपके 86 बिलियन न्यूरॉन उस थॉट को लेंगे। अगर वो थॉट अनवांटेड है, पेनफुल है, ग्रीफ है, एब्यूज़ है, हमारे लिए रिवेंजफुल है, तो वो सिर्फ यहीं नहीं रहेगा, वो इमीडिएटली आपकी हाइपोथैलेमस को रिएक्टिव बना देगा। और हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ को क्रिएट करेगी जिसे आप भी जानते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसको आप स्ट्रेस मोड कहते हैं, जिसको आप सर्वाइवल मोड कहते हैं। यहाँ पर पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि आपके लीवर में हमेशा एक शुगर बनाने की मशीन है वहाँ पर, वो जिसको आप ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि वहाँ पर इमीडिएटली जो ग्लूकोज बन रहा है वो एकदम से आपके ब्लड में प्रवाहित करेगा, ये मानते हुए कि क्योंकि आपके सामने फाइट एंड फ्लाइट मोड आ गया है, या तो आप भागें या दौड़ें, तो आपका इस समय भी शुगर बढ़ी मिलेगी। नहीं, लेकिन एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाहूंगी। अगर माइंड से ही सारी चीजें चल रही हैं, तो मैं माइंड में सोच लूं मैंने गुलाब जामुन खा लिया, तो क्या मेरा पेट भर जाएगा, मेरा टेस्ट हो जाएगा कंप्लीट? ये तो पॉसिबल नहीं लगता। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, लेकिन मैं अभी कहूँ कि आपका वैसे मिठाई कौन सी खाती हो? मैं गुलाब जामुन नहीं तो पसंद। गुलाब जामुन इमेजिन करो कि आपके सामने रखी और आप उसे मुंह में डाल रही हो। हाँ, टेस्ट में कोई बदलाव आया? नहीं, क्योंकि हमने गुलाब जामुन चखा है तो वही स्वाद आ गया, लेकिन पेट थोड़ी मतलब। अच्छा, आपकी ग्लैंड, अच्छा, रोटी सोच ली मैंने। चलिए सोचिए, मैं खाना ना खाऊं, सिर्फ सोच के काम चला लूं, कैसे? चलिए उसके भी बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर दूसरी चीज़ भी अवेलेबल है जिसका नाम गट है। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आपने गुलाब जामुन के बारे में सोचा है, आपके मुंह में पानी आ गया है, यानी कि थोट यहाँ पर आया है, और जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ये एक्टिवेट हो गई है। और सही बात तो मैं बताऊँ आपको, आपके पास जो एंडोक्रीन सेल्स हैं करोड़ों आपकी गट में, उन्होंने भी एकदम से वही एंजाइम निकाल दिया है जब वो गुलाब जामुन को खाकर निकाला करते थे। इसलिए आपके पेट में गुलाब जामुन की जगह भी उन्होंने बना ली है कि आने दो। याद रखिए, दिस इज द पावर ऑफ योर थॉट। अगर मैं कहूँ कि जाओ, इमेजिन करो कि आपने अपनी किचन में से फ्रिज खोला और उसमें से नींबू निकाल के 2 टुकड़े करे और एक को जरा चूसना शुरू करो, ना तो आपने अभी फ्रिज खोला, ना आप घर में गई, ना नींबू लिया, ना नींबू लिया, लेकिन आपके दांत खट्टे होने शुरू हो गए और आपके गट ने वो रिएक्शन भी दे दी। याद रखिएगा, आपका माइंड हर पल अपने संदेशों को आपकी बॉडी को दे रहा है। आपका माइंड बहुत चालाक है, वो अपनी किसी भी थॉट को अपने पास नहीं रखता, वो आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है। आपकी जैसे ही आपको डर लगता है, आपकी श्रिंक हो जाती है आर्टरी, आपका इधर से ब्लड बढ़ जाता है, यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इसको आप हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपके इमीडिएटली जो ब्लड है वो गट से निकल कर आपके हाथों में आ जाएगा ताकि आप मार पीट करने के लिए तैयार हो जाएं। आपका जो ब्लड है वो गट में
नॉर्मली, और आपकी इस बुद्धि वाली एरिया में, विजडम एरिया में रहता है, यहाँ से खत्म हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इसकी बुद्धि खराब हो जाती है जब गुस्सा आता है, सबकी हो जाती है क्योंकि यहाँ ब्लड नहीं जा रहा है। इतना नहीं, अगर मैं अगले एक सेंटेंस में आपको बताऊं तो ये मैं नहीं, मेडिसिन बता रही है, मेडिकल बुक्स बता रही हैं कि जैसे ही आप स्ट्रेस में आते हैं किसी भी वजह से, आपके सामने टाइगर है, आप डर गए, इस समय आपकी जो इम्यून पावर है, इम्यूनिटी जिसको कहते हैं, प्रतिरोधात्मक शक्ति, वह 3 तरह से रिएक्ट कर सकती है। या तो वो टक से सरेंडर कर जाएगी, और अगर वो लंबे समय तक जिस आदमी की सरेंडर करती है उसका नाम होता है, उस बीमारी का नाम होता है कैंसर, क्योंकि कैंसर सेल हमारी बॉडी में डेली बनती हैं जिनको हमारी इम्यूनिटी डेली खा लेती है। ओके। पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि वो सरेंडर ना करे बल्कि ओवर रिएक्ट कर जाए, इसका नाम एलर्जी है। जब आप कहते हैं कि सर मैं धूल में जाती हूँ तो मुझे छींकें आने लगती है, आपकी इम्यूनिटी ट्रिगर्ड हुई पड़ी है डर कर। और तीसरी इससे भी खतरनाक है, जो हर एक इंडियन को आज मिलेगी, और मेल्स को भी और फीमेल्स को भी मिलती जा रही है, हर एक को नहीं तो अधिकांश को, इवन 7 साल के बच्चों को भी हो रही है। उसका नाम है कि जब आपकी इम्यूनिटी रिएक्टिव मोड में आकर, कंफ्यूज होकर आप ही के बॉडी सेल्स को मारने लगे, इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। थायराइड को मारेगी तो ये थायराइड डिजीज होगी, बालों की जड़ों को मार देगी तो एलोपेशिया होगी, मुझे हुआ था ये। अगर वो आपके जोड़ों को मारने लगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाएगी, अगर वो स्किन को मारने लगे तो सोराइसिस हो जाएगी, अगर अंदर के सिस्टम को मारने लगे तो एसएलई है जो जानलेवा हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए ये जितनी भी बीमारियां दिखाई आपके शरीर में देती हैं, इनका ओरिजिन आपके माइंड में है। कभी भी किसी डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि ऑटो इम्यून कहाँ से आई है, वो एकदम से कहेगा माइंड से। तो जैसे कुछ लोग पहाड़ों पे जाते हैं या ऊंचाई पे जाते हैं तो उनको उल्टी आने लगती है, और जो लोग नहीं जाते हैं वो ये बात कहते हैं कि नहीं मेरे को तो पहाड़ों से उल्टी आती है, मेरे को तो बड़ा डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है"। ये भी वही बैक्टीरिया के कारण है। ये अभी बैक्टीरिया, तो लोग गए भी नहीं है, हाँ, तब भी वो कहने लग जाते हैं। ये बैक्टीरिया के कारण नहीं है, बेसिकली ये उनका रिएक्टिव जोन है। जब भी आप किसी भी सिचुएशन को डर की तरह लेंगे, मान लेते हैं कोई गए नहीं, उनकी बात अलग कर लेते हैं, लेकिन जो गए हैं उस समय उनके लिए वो जो थ्रेट की तरह परसीव कर रहा है, आपका माइंड किसी भी चीज़ को थ्रेट की तरह परसीव कर ले तो आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, यस और नो करेगी ना। तो होता यह है कि जैसे ही वो थ्रेट को परसीव करते हैं, घुमावदार पहाड़ियों पे चढ़ते हैं जब कार वगैरह में, या ऊंचे जाते हैं, तो आप उनके पेट का जो स्टमक का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है। और दूसरा कारण ये काम ये होता है कि जो हमारी आंतों का जो काम है, वो जो खाना है वो आगे की तरफ फेंकना होता है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, यह भी उल्टा चलने लगता है। और वो उल्टा ये मान लेता है, ये बॉडी ये मान लेती है कि हम खतरे में हैं, हम गट को अब ये काम नहीं दे सकते हैं कि वो अपने खाने को पचाए, इस खाने को फेंक देते हैं क्योंकि ये आदमी खतरे में है, इसका ब्लड कहीं और जाना चाहिए। और आपके हाथ पैरों में पसीना आने लगता है, माथे पे पसीना आने लगता है, किसी किसी को नाक पे भी आता है, ठीक है ना, नाक पे पसीना आने लगता है। इसका सिंपली मीनिंग यह है कि गट ने आपके खाने को रिजेक्ट कर दिया है कि मुझे और काम करना है आपके लिए, मैं आपके खाने को नहीं पचाता हूँ, इस खाने को बाहर फेंक देते हैं। और कई बार वो जो आपकी आंतों में आगे तक बढ़ गया है वो भी वापस आता है, क्योंकि आपने खाना तो 2 घंटे पहले खाया था, फिर उल्टी किस चीज़ की लग रही जब आपके पेट में कुछ नहीं है। आपकी इवन छोटी आंत वापस करती हैं। इसे हम साइक्लिक वॉमिटिंग सिंड्रोम कहते हैं, साइक्लिक वॉमिटिंग सिंड्रोम। और ये पहले ही चैप्टर में गट माइंड कनेक्शन में पढ़ाया जाता है, किताब में पहले ही से उसमें है, क्या कहते हैं चैप्टर में, दैट माइंड एंड बॉडी कनेक्शन इज रियलिटी। यहाँ पर किसी भी चीज़ को उसने कई बार खतरा ले लेता। कई बार आप देखेंगे बहुत सारी लेडीज़ को ना सर में दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है, या उनका हस्बैंड मान लेते हैं उसे बार बार परेशान कर रहा है, वो कह रही भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने गलती मान ली, फिर भी उसे कुछ कहता जा रहा है, फिर भी कुछ कहता जा रहा है। एक समय आता है कि वो वॉमिटिंग करने लगती है, और जब तक वो वॉमिट नहीं करती ना तब तक उसको नींद नहीं आएगी, और उसे ऐसा लगता है कि अब मैं ठीक हो रही हूँ। फिर उसे चार बात फिर भी कह लो तो वो शांत हो जाएगी। याद रखिएगा, वो इतना थ्रेटफुल हो जाता है माइंड के लिए, है कुछ नहीं, मारा उसने नहीं है, लेकिन शब्द ही इतने थ्रेटनिंग हो जाते हैं कि वो गट जो है उल्टा रिएक्ट करता है, जिसको हम गट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि गट ने वापस सारा फेंकना शुरू कर दिया कि भैया ये बंदा खतरे में है। योर माइंड परसीव्स एवरी थ्रेट लाइक कि मानो शेर आ गया है सामने। और ये माइंड का ही खेल है कि कुछ खुशी का मौका होता है तो कुछ लोग कहते हैं चलो शराब पी लेते हैं, आप कहेंगे फिर से शराब पे आ गई। कुछ लोग कहते हैं यार बड़ा गम है जिंदगी में यार, चलो दारू पी लेते हैं। तो ये दिमाग से ही उनका चल रहा है। इसको हम ये सिर्फ मस्ती मजाक वाली बात है, लेकिन क्या ये नहीं, मस्ती मजाक नहीं है, नहीं ये रियलिटी है, ये एंकरिंग है, ये ट्रिगरिंग है।
बेसिकली उन्हें ये था, जब वो टेंशन में आए थे, जब भी आप किसी चीज़ में टेंशन में आ जाओ और उस समय उस टेंशन में आकर किसी चीज़ से रिलीव कर लो, चाहे सिगरेट पी के कर लो, चाहे मिठाई खा के कर हाँ लो, कुछ। या बिस्किट खा के कर लो, हाँ। जैसे अगली बार जैसे ही आप टेंशन में आएंगे, अचानक बॉडी आपसे वो चीज़ मांग लेगी, क्योंकि वो चाहती है कि मैं रिलीव्ड हो जाऊं। तो इसे हम एंकरिंग या ट्रिगरिंग कहते हैं। पेवलोव का सिद्धांत है सिंपल ये। तो जब उन्होंने खुशी होती है, वैसे मैं एक बात बताता हूँ, आम आदमी कभी भी ना तो खुशी को झेलना जानता है और ना गम को गम, झेलना जानता है। बिल्कुल। जब खुशी आती है तब भी उसे 2 पैग चाहिए, और गम है तो 2 पैग तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए। तो आम आदमी इसीलिए परेशान रहता है, ना तो वो खुशी को एंजॉय कर पाता है। और इसीलिए पहले अगर आप अपने गांव में जाएं तो वहां पर एक कहावत थी पुराने टाइम में, सोना खोया भी बुरा और सोना पाया भी बुरा। पता है इसका रीजन क्या था? ये इसका तो अभी रीजन भी यही कहा था जाता है। कि सोना पाने के बाद आप पागल हो जाएंगे, और क्योंकि खो गया। आपकी इतनी खुशी है, हाँ, और खो खो गया दुखी तो हो पागल हो जाएंगे। जाएंगे, क्योंकि आपके पास सोना उस समय में एक बहुत बड़ी कमोडिटी होती थी, अब तो नहीं है। आप तो आपके पास 100 तरीके हैं पैसा कमाने के। तो सोना खोया भी बुरा था, सोना पाया भी बुरा था, क्योंकि ना तो आपको दुख को झेलना आता है, ना ही आपको सुख को झेलना आता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं उससे लोग रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि मैं खुद फिजिक्स की स्टूडेंट रही हूँ, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी। मुझे तो नहीं कभी फिजिक्स में ये सब पढ़ाया गया, हालांकि आप क्वांटम की जिसकी बात करें थ्योरी की, वो थोड़ा बहुत फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ाया गया। आप बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप बात करते हैं, आप इसे किस तरीके से समझाएंगे लोगों को? क्या है ये कैसे काम करता है हमारी बॉडी के लिए, अंदर के लिए भी और बाहर के लिए भी? बहुत ही बढ़िया सवाल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली मेरा सब्जेक्ट नहीं है, या मैंने तैयार नहीं किया। और पेंडेमिक के बाद बहुत सारे ट्रेनर आए हैं सो कॉल्ड, उन्होंने कोई और सब्जेक्ट नहीं लिया तो ये ले लिया। एक किताब भी हमारे देश में आई है, जबकि वो नकल है हमारे ही देश की, बाहर से आई है। अच्छा। ठीक है ना, उसका बहुत नाम लेते हैं लोग। अगर मैं लूँगा और कुछ गलत मेरे से बोला गया तो लोग गुस्सा करेंगे, हेट कमेंट लिखेंगे। मैं आज आपको अपने देश की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक अद्वैत सिद्धांत है, अद्वैत सिद्धांत, जिसका नाम है जिसको 200 साल पहले कॉपी किया है यूरोप ने, उसे मोनिज्म कहा गया है। और मोनिस्टिक के जितने भी बुक्स हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ हमने हिंदुस्तान से लिया है, भारत से लिया है। अद्वैत सिद्धांत कहता है कि ऑल इन वन, वन इन ऑल। ठीक है। ऑल इन वन एंड वन इन ऑल का मतलब यह है कि हर चीज़ एक ही सबस्टांस से बनी है, हर एक चीज़ का एक ही रॉ मटेरियल है, और वो है यूनिवर्सल एनर्जी। एंड वन इन ऑल, और हर चीज़ में वही है। एक दिन ये माइक नहीं था, ये इस सृष्टि में पड़ा हुआ रॉ मटेरियल था और ये बन गया। ठीक है ना, एक दिन ये नहीं रहेगा और ये इसी तरह से डिसमेंटल हो जाएगा। हम एक दिन नहीं थे और एक दिन नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को समझना होगा। सांख्य दर्शन को आप कभी भी पढ़िएगा, भारतीय दर्शन है, उसमें 2 वर्ड आते हैं, प्रकृति एंड पुरुष। जब आपने सवाल करा तो मैं बहुत गहराई तक ले जाता हूँ ना, फिर मॉडर्न साइंस भी पढ़ा दूंगा, सभी के काम आ जाएगी। प्रकृति का मतलब है कृति से पहले, प्री क्रिएशन। इससे पहले ये प्री क्रिएशन में था। ठीक है ना। और एक है पुरुष। पुरुष का मतलब यहाँ मेल जेंडर नहीं है, पुरुष का मतलब है क्रिएटर। तो याद रखिएगा, प्रकृति सिर्फ नेचर है, नेचर का मतलब है यहाँ पर रो है। तब एक क्रिएटर आता है और वो एक कुछ सोचता है, यार ये बिल्डिंग ऐसे बननी चाहिए। जैसे ही वो सोचता है, सडनली उसके पास कुछ ऐसा होता है कि उसे एक प्लॉट भी मिल जाता है, उसे एक ढूंढने से इंजीनियर भी मिल जाता है, आर्किटेक्ट भी मिल जाता है, लेबर भी मिल जाती है, और ये मकान बन जाता है। प्रकृति ये कहते हैं कि अब ये कृति बनाई है और ये क्रिएटर ने बनाई है। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये शो का ये का मतलब ये है कि इस प्रकृति में सारी संभावनाएं हैं। प्रकृति का मतलब ये नेचर नहीं है, प्रकृति का मतलब है रॉ मटेरियल। ठीक है। इसमें सब संभावनाएं हैं, और अगर तुम जो भी चीज़ क्रिएट करना चाहते हो उसे आप क्रिएट कर सकते हो अपनी ज़रूरत के अनुसार या लोगों के भलाई के अनुसार। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो आपके विचारों को यह मिरेकल सबस्टेंस सुनता है। मैं इसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन बोलूँगा। इस यूनिवर्स में एक मिरेकल सबस्टेंस है, जादुई सबस्टेंस या पदार्थ है, जिसको हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी। यूनिवर्सल एनर्जी। अभी इस पॉडकास्ट से पहले मैं अपने नोट्स बना रहा था एक बुक से जिसका नाम है द फील्ड। ठीक है। वो क्वांटम फिजिक्स की एक बहुत बड़ी राइटर ने लिखा है। उन्होंने पहला एक कॉन्सेप्ट दिया है, उन्होंने कहा 0 पॉइंट फील्ड। 0 पॉइंट फील्ड का मतलब है कि मैं और आप, मैं और ये माइक,
एक लेवल पर कहीं जुड़े हुए हैं। कैसे? आप फिजिक्स की स्टूडेंट रही हैं, हर एक मैटर किस चीज का बना हुआ है? मॉलिक्यूल का, ये तो मानेंगे। मॉलिक्यूल किस चीज का बना हुआ है? एटम का। और एटम के अंदर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं या न्यूट्रॉन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं। यह आपको क्लासिक फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में जब ये पाया गया कि क्या सचमुच में वहां इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप चौंक जाएंगी कि ये तो गलत बता रहे हैं आप, और एकदम से आपकी रिएक्शन आएगी, सभी की आती है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पर मात्र वेव है, और उस वेव को जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल जन्म लेता है। फिर सुनिएगा, और ये यंग स्लिट प्रोग्राम आपने सुना जरूर होगा, जिसमें डबल स्लिट्स के द्वारा उस ऊर्जा को गन के द्वारा भेजा गया और सामने एक स्क्रीन पर यह देखा गया कि ये ऊर्जा है, ये वेव है या यहाँ कोई पार्टिकल है। तो पाया गया कि वो मात्र एक वेव थी, ना कि पार्टिकल। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा लगाया तो अचानक उस वेव ने अपनी नेचर बदल दी और वो पार्टिकल में परिवर्तित हो गया। उन्होंने जैसे कैमरा हटाया वो फिर वेव आ गई। अब यहाँ पर सभी जो साइंटिस्ट थे वो परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। हाउ डज वेव नो इट? क्या वेव के अंदर कोई कॉन्शियसनेस है? याद रखिएगा, किसी भी अब किताब, मॉडर्न किताब को पढ़ लें, हेजनबर्ग के सिद्धांत पढ़ लें आप। हेजनबर्ग तो क्वांटम फिजिक्स से ही नाम जुड़ा है ना। आप द फील्ड नाम की किताब है, लेन मैकटगार्ट नाम है उनका, नाम लिया नहीं जाता, उनकी बुक है, मैंने पूरी पढ़ ली है, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। उसमें सिंपली लिखा है कि ये जो ऊर्जा है, जो एटम के अंदर लास्ट में ऊर्जा है, वहाँ पर सिर्फ एक ऊर्जा है, और ऊर्जा में दो चीज़ें हैं, एक वेव है और एक इन्फॉर्मेशन है, और वही सारी की सारी ऊर्जा चारों तरफ है। यानी कि आप उस ऊर्जा को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो वो पार्टिकल बनता है, और ऑब्जर्व करते हैं तो पार्टिकल नहीं रहता। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक नहीं, करोड़ों सिचुएशन में पोटेंशियल रूप में अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्व करेगा उसको, तो ऑब्जर्व वो एकदम से क्रिएट कर लेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से शुरू होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं इस दुनिया में, तो सबसे पहले ऑब्जर्वर बनिए। अच्छा। और आप इमीडिएटली, मैं आज से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वेलनेस सेंटर बनाऊंगा जहाँ पर लोग आएँ, वहाँ पर ये काम करें, ये करें, ये करें, ये करें, और इस इंटेंशन को, इस विचार को मैं एक इंटेंसिटी दूं, तो यह विचार इमीडिएटली फ्यूचर में ऑलरेडी रियलिटी में जा चुका है, और एक दिन ये रियलिटी मुझे ढूंढ लेगी, जिसको आप कहते हैं कि इस गोल को मैं पूरा करूंगा। क्वांटम फिजिक्स में इसको कहा गया कि यही रियलिटी मुझे इवन ढूंढ लेगी, और ऐसा कुछ होगा कि ये काम हो गया। लेकिन इसमें दो शर्तें हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो शर्त, पहली शर्त यह है कि आपके पास इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि आपका इरादा क्या है। आप कह रहे जी मेरा इरादा है कि मैं एक ऐसा स्कूल खोलूं। फिर अब दूसरा है कि आपकी इंटेंसिटी कितनी गहरी है, या सिर्फ ये फैंटेसी है। अच्छा। अगर ये फैंटेसी है तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने उसके इंटेंसिटी के साथ सोच लिया तो ये चीज आप कर ही लेंगे, या ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा करने के लिए। यहां पर भी एक एक्सपेरिमेंट है, अगर आप सुने तो। हार्ट मैथ नाम का एक इंस्टीट्यूट है कैलिफोर्निया में, वहां के एक स्कॉलर हैं ग्लेन रीन। उन्होंने करीब 10-12 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने 10 हीलर लिए और उनके हाथ पर ह्यूमन डीएनए पानी में रख दिया ऐसे। अच्छा। और उनसे कहा कि आप इसे इंटेंशन दो, आप ठीक है ना, और मेरे अनुसार। और ह्यूमन डीएनए बेसिकली मूव करता है हमारे विचारों के अनुसार, और स्ट्रैंड की तरह होता है, यानी सीढ़ी की तरह होता है। ये तो आपने देखा इतना। तो उनसे कहा गया कि आपके पास 180 सेकंड है, 3 मिनट, और आप अच्छे विचारों को पैदा करो। फॉरगिवनेस का है, पॉजिटिविटी का है, प्यार का है, कंपैशन का है, ग्रोथ का है, सक्सेस का है, लव का है। तो उन्होंने किया। इन 3 मिनट के लिए उन्होंने अपनी इंटेंसिटी ऑफ इमोशन को ऊपर लेके गए। उसके बाद उस डीएनए को चेक किया तो कोई बदलाव नहीं था उसमें। उन्होंने फिर उनसे कहा कि दूसरी बार करेंगे 1-2 दिन बाद। उन्होंने कहा कि इस बार फिर यही इमोशन क्रिएट करिए आप पॉजिटिव, और एक इंटेंशन रखिए कि आपका ये डीएनए मूव करेगा इधर लेफ्ट और राइट। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद पाया गया कि उनका सभी का डीएनए अप टू 35 डिग्री घूम चुका था। तीसरा,
उनको फिर बुलाया गया, उनसे कहा कि इस बार आप सिर्फ इंटेंशन क्रिएट करें, बोलते रहें कि मेरा डीएनए घूम रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन आप न्यूट्रल रहेंगे, कोई बदलाव नहीं आया। जीवन में बहुत सारे लोग इंटेंशन क्रिएट करते हैं। अब आप यही सवाल करती हैं मुझसे कि राम सर कौन नहीं बनाता, सभी बनाते हैं गोल पर पूरे किसके बहुत कम के होते हैं, तो नहीं होते, सबके तो नहीं होती, बीमारी सबकी तो ठीक नहीं होती। याद रखिएगा, इंटेंशन बनाना तो किसी का भी काम है। 70,000 थॉट आते हैं रोजाना आपको, वो इंटेंशन ही तो है। अमिताभ बच्चन के साथ घूमूंगा, बीच पे मकान बनाऊंगा, बच्चे बड़ा पैसा कमाऊंगा, अभी घूमने जाऊंगा, एक प्लेन में बैठूंगा, एक प्लेन खरीदूंगा। पता 1 मिनट में आप 10,000 इंटेंशन क्रिएट कर सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा काम है। अभी बना लेते हैं हम, मैं और आप मिलकर एक दिन व्हाइट हाउस खरीदेंगे, बन गई इंटेंशन। सही तो बात है। सवाल यह है कि इंटेंसिटी कितनी है। जिन चीज़ों में आपकी इंटेंसिटी होती है सिर्फ उन्हीं को सुना जाता है। आपकी बॉडी और माइंड तभी वो ट्रांसमीटर्स निकालते हैं, हार्मोन्स निकालते हैं। मैं एक एग्जांपल और भी देता हूं। कैलिफोर्निया में, और ये डॉक्यूमेंटेड स्टोरी है, 2008 और 9 में एक आदमी ट्रैक्टर चला रहा था। 1340 किलो का ट्रैक्टर होता है, आप तो गांव के रहने देखा होगा ट्रैक्टर। अचानक वो ट्रैक्टर पलट गया फार्म हाउस में चलाते हुए, और वो उसके नीचे दब गया, और वो उसकी मौत होने वाली थी। उसकी 2 बेटियां थी, एक हाइना और एक हेली। एक की 13 साल उम्र थी और एक की 16 साल। और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके फादर की जान जाने वाली है, डू यू नो व्हाट हैपेंड, वो दौड़ी और उन दोनों बच्चियों ने उस ट्रैक्टर को उठा दिया। 1340 किलोग्राम, 1340 किलोग्राम, 13.5 क्विंटल, और उस अपने बाप को बचा लिया। क्या ये घटना दोबारा कर सकते थे? नहीं। याद रखिएगा, जीवन में जब भी आपके पास इंटेंशन और इंटेंसिटी है, आप उन चीज़ों को क्रिएट कर लेंगे इस यूनिवर्स में, और ये यूनिवर्स आपके लिए खूबसूरत मोमेंट देगा। इसके 2 उदाहरण मेरे पास भी हैं। सोशल मीडिया पर अभी एक वीडियो, आई थिंक किसी शहर का था, दिल्ली का या पता नहीं कहाँ का। ऑटो से टकरा गई एक लेडी, और सामने उसकी बच्ची उसका इंतजार कर रही थी कि मम्मी मुझे लेने आ रही हैं। और जैसे ही वो ऑटो से टकराई और ऑटो के नीचे दब गई, तो भागी भागी उसकी बच्ची आई और ऑटो को ऐसे पुश किया कि ऑटो उठ गया और माँ बाहर निकल गई। और ये रिसेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर आप लोग भी गूगल कर सकते हैं। यस। तो ये होता है, मतलब ये इसलिए होता है कि आपके डीएनए में अनलिमिटेड माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी भरी पड़ी है। और दूसरा उदाहरण जिसका मैं बात कर रही थी, वो छठ पूजा के दौरान एक महिला खड़ी है, वो शायद आपने भी देखा होगा, पूजा कर रही है, अचानक से एक सांप आ गया बिना डरे। मतलब वो सांप ऐसे आ रहा है महिला के पास, बिना डरे उस महिला ने बस ऐसे पानी को ऐसे कर दिया और सांप चला गया। yes. ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। मतलब देखिए, याद रखिएगा, जितनी आपकी खूब इन पावर होगी आपकी इंटेंसिटी इंटेंशन की। इसलिए बहुत सारे संतों के साथ आप देखेंगे कि वो गए जंगल में और शेर उनके पास आया और सामने खड़ा हो गया, उसने हाथ फेरा और चला गया वो। यानी कि उनके पास इतनी इंटेंसिटी थी, उसके लिए प्यार की और कंपैशन की, डर नहीं था वहाँ पर। जब आप किसी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनर हैं, वो कहेंगे कि भाई उन्होंने शेर को ट्रेन किया था इसलिए वो नहीं अटैक कर रहा, पर उसकी तो अटैक करने की नेचर है। क्यों? क्योंकि इस आदमी के साथ उसकी एक अलग से वेवलेंथ जुड़ी हुई है। द फील्ड यही कहता है कि याद रखिएगा, किसी भी गोल के साथ, किसी अवसर के साथ, किसी जगह के साथ, किसी आदमी के साथ आप उस लेवल पर हमेशा जुड़े हुए हो। इसी का नाम टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस भी है। मैं इसी पे डिस्कस करना चाह रही थी, ये टेलीपैथी सच में वर्क करती है? टेलीपैथी क्या होता है, पहले तो ये समझा दीजिए लोगों को। देखिए, टेलीपैथी काम करती है या नहीं करती है, लेकिन मुझे एक भी दर्शक ये बता दे कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि किसी को आप याद कर रहे थे कि अचानक उसका मोबाइल कॉल आ गई या मैसेज आ गया। अभी किसी काम को कर ही रहे थे कि अचानक उसने कहा कि मैम मैं आ रहा हूँ आपके पास, और आप कह रहे यार हम तो ये याद ही कर रहे थे, आप इंतजार ही कर रहे थे किसी गाड़ी की कि अचानक वही आ जाती है। कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी परेशान है, आपका जानने वाला, और आपने उससे सुबह कह दिया कि यार तुम परेशान थे, कह रहा था हाँ जी बिल्कुल। याद रखिएगा, इसे हम मानसिक संवाद कहते हैं। ये हमारा बहुत नेचुरल गुण है, ये नेचुरल गुण है। बेसिकली हम इतनी परेशानी, स्ट्रेस और तनाव से गुजर चुके हैं कि हमारे न्यूरॉन्स वो अभ्यस्त हो चुके हैं, ट्रेंड हो चुके हैं इन नेगेटिव चीज़ों को लेने, बेकार की चीज़ों में रहने के लिए। आप एक मदर से पूछिएगा कि वो उसका बच्चा अगर हॉस्टल में, उसे पता चल जाता है कि आज रात मेरा बच्चा परेशान है, और वो बेचैनी से नींद नहीं आती है उसके। छोटा बेबी आपके पास है, आपको पता चल जाएगा कि ये शी इज़ नॉट फीलिंग गुड, और सब डॉक्टर भी कहेंगे नहीं ठीक लग, नहीं मुझे नहीं लग रहा ठीक। यानी कि योर इंटेंट समवेयर इनसाइड यू इज टेलिंग यू। याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा हुआ है जिसमें आपने बेंजीन रिंग का तो पढ़ा ही है ना, किसी और ने उसको बताया। आप किसी भी पोएट से सुनिएगा,
राइटर से सुनिएगा या किसी म्यूजिक डायरेक्टर से सुनिएगा, देयर इज समवन जो उनके कान में आके कहता है कि ये ट्यून ऐसे बनेगी। समटाइम्स दे गेट दिस मैसेज इन द ड्रीम्स इवन। बल्कि हम ड्रीम को छोड़ देते हैं, हम टेलीपैथी की बात करते हैं। टेलीपैथी आप अप्लाई तो करना शुरू करें, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, मैं सभी को बता रहा हूँ। अभी मैंने एक लेडी को, जो एक IAS ऑफिसर है, उन्होंने मेरा वर्कशॉप अटेंड किया और उन्होंने कहा कि यार दिल्ली में ही किया था वो, शी इज़ इन मुंबई। मेरी बहुत स्टूडेंट मतलब हर वर्कशॉप को करती हैं। तो मैं उन्होंने कहा कि राम सर जैसे आपने हमें सिखाया था, मैं अपनी सिस्टर के साथ कनेक्ट हुई रात को ही, और जिसके साथ मैं 8 साल से नहीं बोली थी। अच्छा। हाँ, हमारे रिश्ते खराब हो चुके थे और मैंने आपके अनुसार पूरी तरह से उसके साथ संवाद किया रात भर। आप यकीन नहीं करेंगे कि अभी वो सेकंड डे भी वर्कशॉप कर रही थी, तभी उसने कहा कि राम सर ये मैजिक दिखाना चाहता हूँ। मैं, किसी में क्या है, किसी का कॉल आया हुआ है? उसने कहा शी इज़ माई सिस्टर। उन्होंने रात सुबह ही मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि तुम मुझे याद कर रही हो और मुझे भी आपकी बेहद याद आई, मैं रात सो नहीं पाई। चलो इस रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, जो मेरे से गलती हुई मैं मान लेती हूँ, जो मेरा आपके ऊपर गुस्सा है उसे मैं डिजोल्व कर लेता हूँ। आप कभी भी कुछ नहीं करें, आप कंधे सीधे करके बैठें और इमेजिन करें कि वो आदमी जिसके साथ आप अपना संवाद करना चाहते हैं, उसके साथ आपका कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होगा कि आप उससे पैसा ठगने के लिए बात करें या उसकी इंटेंशन मतलब क्लियर रखें, इंटेंशन पॉजिटिव रखें, यानी कि कोई भी मैसेज उसके फायदे के लिए करें। ठीक है। और इमेजिन कंधे सीधे करते हुए आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को जितना शांत कर देंगे। बेसिकली कभी भी जब आप अर्थक्वेक इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा हो, आप परेशानी में गुजर रहे हो, यानी कि आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ऑन हो, तो तब ये काम नहीं करेगा। जब आप पूरी तरह से शांत हो जाए, तो 5, 10, 15 सांस लेने के बाद शांत हो जाए, या थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट में जब आप शांत हो जाए, हिल नहीं रहे हो बॉडी, उस समय आप इमेजिन करें कि देयर इज़ एन ऑरा अराउंड यू, और आप किसी आदमी को चेहरा देखकर अपने मैसेज को भेजिए कि देयर इज़ ए वंडरफुल इंपॉर्टेंट कॉल, प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा, एंड इट इज़ ऑन विन विन सिचुएशन। अब आप इमेजिन करेंगे कि आपकी बातें, आपकी वाइब्रेशन उसके ओरा में जा रही है। इमेजिन करिए कि वो उसे स्वीकार कर रहे हैं, अब उसके माइंड में जा रही है। इमेजिन करिए कि वो स्वीकार करें। इमेजिन करिए कि उसके मानस पटल पर आपकी पिक्चर भी आ चुकी है। इमेजिन करिए कि आप धीरे से उसके कान में विस्पर कर रहे हैं, प्लीज़ कॉल मी, इट इज़ ऑन विन विन सिचुएशन, आई लव यू। और अब आप इमेजिन करिए कि वो राइट टाइम पर फ़ोन भी उठा रहा है और आपको कॉल भी कर रहा है। मैंने कई लोगों को हेल्प किया है कि आप उन लोगों को मैनिफेस्ट करें जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके बिजनेस में, लेकिन आप उन्हें सिर्फ ये नहीं कि वो आपको पैसा दे दें, बल्कि आप उन्हें इमेजिन करें कि उनका पैसा लगवा कर आप उनको खूबसूरत तरीके से उनकी रिटर्न दे रहे हैं। और पूरा आपको इमेजिन करें कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे बस एक काउंटर करना चाहूंगी। अगर प्योर इंटेंशंस रखनी है, तो फिर कुछ लोग ऐसे क्यों कहते हैं, यार मैं सबका भला चाहता हूँ, सबका अच्छा सोचता हूँ, लेकिन मेरे साथ ही बुरा होता है। वेरी गुड। फिर वो क्या है? आपने ग्लेन रीन के पहले वाले स्टेप में क्या देखा? पहला ये देखा है कि मेरी इंटेंसिटी पॉजिटिव थी, मैं फॉरगिवनेस को जी रहा हूँ, हाथ में मेरे DNA है, पर मैंने कोई बदलाव नहीं किया। ठीक है। याद रखिएगा, आपकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी है पर आपने इंटेंशन कुछ नहीं रखी। कई बार आप ये भी तो कहेंगी मुझे अभी थोड़ी देर बाद कि राम सर ऐसे भी तो बहुत लोग हैं जो बहुत भले थे लेकिन रहे कंगाल के कंगाल। हाँ, और जो बुरे थे वो आगे बढ़ते और वो चले गए। बुरे थे आगे बढ़ गए। समझने की ये कोशिश करिए कि वो अच्छे थे पर उन्होंने अच्छे के बाद अपनी खुद इंटेंशन नहीं रखी कि मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि पैसे के साथ उनके बिलीव खराब हुए पड़े हैं। इसलिए याद रखिएगा, इंटेंशन का भी होना जरूरी है और इंटेंसिटी का भी। आपके पास ताकत बहुत है लेकिन इंटेंशन खराब है, फिर भी आप गड़बड़ करेंगे, फिर भी आप अकेलेपन के शिकार रहेंगे। इंटेंशन भी बढ़िया रखिए और इंटेंसिटी भी बढ़िया रखिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एग्जांपल, इसे जोड़ दीजिएगा अगर आप जोड़ पाए, और सभी दर्शक। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, हमारा मन करता है हम भी कुछ करेंगे। अफ्रीका में बच्चे हैं, उड़ीसा में, और कहीं भी हैं, ठीक है ना? और अगर नहीं भी कर रहे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। सही बात तो ये है। बिल्कुल। बात तो हम कितनी भी कर ले, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं। और एक दिन मैं करूंगा जी, दुनिया के लिए करूंगा जी, करूंगा बच्चों के लिए कुछ करूंगा जी, नहीं कर पाए कोई बात नहीं जी, अगले साल कर लूंगा। लेकिन मैं अगली बार बताऊं, अगर आपके घर में बच्चा है 4 साल का, 3 साल का, और आपके घर में सामान नहीं कुछ खाने के लिए आज, और वो आपकी तरफ देख रहा है, अब आप सो सकते हैं? अब आप आराम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं अब कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर, रोक सकता है आपको कोई? नहीं रोक सकता। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर देंगे, क्योंकि यहां पर इंटेंसिटी आ गई।
इंटेंशन तो वहां भी है। सवाल अकेले इंटेंशन का नहीं है, इंटेंसिटी कितनी है। जीवन में जब भी लक्ष्य किसी के पूरे हुए, इंटेंशन से नहीं हुए, इंटेंसिटी से हुए। जितनी भी गोल सेटिंग करवा रहे पागलों का काम है। जितना विजन बोर्ड बनना पागलों का काम है, हमारे देश के ऊपर थोपा गया है। आज मैं दिल खोल के कह रहा हूं, विजन बोर्ड सुना होगा आपने, विजन बोर्ड बना लो, विजन बोर्ड बना लो। बेवकूफ बनाई जा रहा है लोगों को, बेवकूफ। आपको अपने बच्चे को प्यार करने के लिए विजन बोर्ड की जरूरत है? आपको अपने पापा की हेल्प करने के लिए विजन बोर्ड की बात जरूरत है? आपको अपने पापा मदर को देखभाल करने के लिए विजन बोर्ड की जरूरत है? अरे भाई, आपके लक्ष्य इतने कमजोर हो गए हैं कि उनका मीनिंग ही आपके पास नहीं है, इसलिए विजन बोर्ड विजन बोर्ड विजन बोर्ड कर रहे हो। एक दिन में ठीक हो जाएंगे। आप उसकी इंटेंसिटी क्रिएट करिए। तो क्या इन सारी चीजों को करने से ये डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद नहीं आ रही, हमें उसने हर्ट कर दिया, हमें गुस्सा बहुत आ गया, इन सब पे भी कंट्रोल पाया जा सकता है? 100%। और देखिए, पहली बात, जब भी आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, जब आप पैदा हुए थे, आपके पास दो ही तो इमोशन थी। पहला था गुस्सा, दूसरा था प्यार। तो गुस्से को तो आप कभी भी ये मत कहिए कि नेगेटिव इमोशन है। इसके साथ तो आप पैदा हुए हैं, इसी से आपका सर्वाइवल आया है। जब आप भूखे थे, आपको गुस्सा आ रहा था, तभी तो आप रोए थे और आपको दूध मिल गया था। गुस्सा आया था तो आपने पैर मारे हैं। आपके छोटे से बच्चे थे, आप अपनी माँ को भी पापा को भी खूब मारा है। छोटे से बच्चे ने 3-4। पर बड़े होके गुस्सा करते हैं तो काम बिगड़ जाता है। ये आपने ठीक करा है। अब सवाल है कि इस गुस्से की, इस खूबसूरत इमोशन का फायदा कैसे लें। बेसिकली जब आपको गुस्सा आता है तो आपको इस गुस्से को एनालाइज करना नहीं आता। जब भी आपको गुस्सा आता है, इसलिए आता है कि आपकी कुछ एक वैल्यूज हैं, आपके लिए कुछ एक रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। जब भी लोग उनको तोड़ेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। आपका रूल है कि भाई, मैं जब भी हॉर्न बजाऊंगी तो रिक्शा वाले को हटना चाहिए, लेकिन इस रूल का रिक्शा वाले को नहीं पता। तो हमने अपने रूल बना रखे जिनको हमें पता है। अगर उन्हें कोई हर्ट करता है तो हम अभी उसी चाइल्ड में रहते हैं कि मुझे दूध क्यों नहीं दिया। बच्चे ने दूध को मांगा नहीं, वो बस पैर मारता है या रोता है। इज दैट राइट? सो याद रखिएगा, बड़े होकर आपको इसलिए तर्क दिया गया, बुद्धि दी गई है कि अब आप अपने गुस्से की वैल्यूज को बताएं। देख भाई, मुझे ये चीजें हम ऐसे करेंगे, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। गुस्सा आपके, बेसिकली गुस्सा नहीं आता आपको, वो तो आपकी इमोशन है, बचपन से आई, उसे आप कैसे खत्म कर देंगे? ट्रिगर आपके गड़बड़ हुए पड़े हैं, गुस्सा नहीं है आपके पास। कुछ लोग तो इस चीज के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, अकेलापन होता है। कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। पूरा लेना देना है। समझने की कोशिश करिए। आप इमोशन को नहीं हटा सकते, आप अपने ट्रिगर को हटा सकते हैं। एक आदमी आपको टच कर दे, आप उसको मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन आपका बच्चा है, वो आपको पेट लात भी मार देता है, फिर भी आप, इसका मतलब है कि वहां पर उस पर गुस्सा आ रहा है, इस पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दोनों ट्रिगर अलग हैं। लोग अपनी इमोशन से परेशान नहीं है, ट्रिगर से परेशान है कि वो ट्रिगर क्या है। भाई, आपका ट्रिगर हो सकता है कि पिज्जा खा लो। मुझे पिज्जा देखने वालों को और खाने वालों को से सिंपैथी आती है, ये खा क्या रहे हैं। वही सेम नॉनवेज वालों के साथ, एक बहुत चटकारे लेकर खाता है, दूसरे को एकदम घिन आ जाती है। और क्या, क्यों खा रहे हो? बिल्कुल। आप, एक आदमी कहता है जी मुझे धूल में एलर्जी है, छींके आती हैं, और मैं गांव का आदमी हूं, मैं धूल में ही रहा हूं, और गांव में जाके अप्रैल में क्या कहते हैं, भूसे में खेला हूं खूब, और उस धूल में ही जिया हूं। मैं कहता हूं इसमें धूल में, याद रखिएगा, धूल में एलर्जी नहीं है, एलर्जी आपके अंदर है, वो तो उसका ट्रिगर है। तो जीवन में ट्रिगर को ठीक करना है। आपने ठीक कैसे होगा? यह आपकी समझ से होगा कि भाई साहब, मुझे इस चीज से गुस्सा आ रहा है, तो मैं एनालाइज कर लेता हूं कि ये ट्रिगर मैंने क्यों बना रखा है। एनएलपी में हम ये ट्रिगर ही तो खत्म करते हैं। जिस ट्रिगर से आपको गुस्सा आ रहा है, उससे प्यार भी तो आ सकता है। जिस ट्रिगर से आपको भूख लग रही है कि ये नॉन वेज खाना है, उस पर आपको हिट भी तो आ रही दूसरे आदमी को। इसका मतलब है उसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। एक आदमी ट्रिगर बना रखा कि शाम को शराब पीनी है, दूसरा आदमी कहता है कि शराब नहीं पीनी है शाम को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि गलत जगह पर आप पूरी की पूरी ताकत लगा रहे हैं। इमोशन, गुस्से को कैसे रोक देंगे आप? वो तो इमोशन ही आप पैदा ही उस इमोशन के साथ हो। प्रीमिटिव इमोशन है वो आपकी। जितने संत हुए हैं वो अपने ट्रिगर को रिजोल्व करते हैं। ट्रिगर को रिजोल्व करते हैं कि आप खूब इमेजिन करना शुरू करें कि आपके सामने कोई आदमी आपको रिजेक्ट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन आपने बॉडी से कोई रिएक्शन नहीं दी। इसे 15 से 20 दिन तक सिर्फ ये कर लीजिएगा मेडिटेटिव स्टेट में कि फला आदमी जो मेरा अपना है, मेरा भाई है, बहन है, बहनों ही है, ब्रदर इन लॉ है, कुछ भी, वो कुछ भी कह रहे हैं, मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, मैं ये पर्टिकुलर बिहेवियर ऐसे करूंगी। उसे ट्रेंड कर लो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन में जाके, सडनली आप देखेंगे आपके वो ट्रिगर ही खत्म हो गए।
पर ये इतना आसान नहीं होता बहुत कुछ लोगों आसान के है, लिए। बशर्ते कि आप एनएलपी को प्रॉपरली समझें। आप थोड़ा समझा पाएंगे कि आप इस प्रोग्राम में क्या-क्या समझाते हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं? लोगों को पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जो एनएलपी आई थी वो मेरी लाइफ में मेरी अपनी कुछ एक समस्याएं थी, बीमारियां थी, उनको ठीक ठीक है, करने के लिए मैंने इनको यूज़ किया था। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू बताना किया। शुरू किया। तो पहले हम फॉर एग्जांपल हम कि सबसे पहले बताते हैं कि जो अगर ज़िंदगी में आप कुछ भी करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट आपको चाहिए, हुँ, रिसोर्सफुल स्टेट, तो कैसे बनाएं। आपकी बेकार की स्टेट है, गुस्से की स्टेट है, हुँ, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी बीमारी की स्टेट चल, इलनेस की स्टेट है, फ्रस्ट्रेशन की स्टेट है, इनसे कैसे निकल कर आप फ्लेक्सिबिलिटी की स्टेट पर आएँ। आप कैसे पेनफुल मेमोरीज को हटाएं जो आपके पास पड़ी है बचपन की, कैसे आप उन ब्रेकअप्स को निकालें दिमाग से, कैसे उन फेलियर्स को निकालें, कैसे उस एब्यूज़ को निकालें अगर आपके साथ हुई है, कैसे कोई उस गिल्ट को हटाएं अगर आपसे कोई गलती हो गई है, इन मेमोरीज को कैसे न्यूरॉन में से निकालें कि ये न्यूरॉन अब फ्री हो जाएं। फिर आप अपने नर्वस सिस्टम को कैसे ठीक करें जो मैसेज दे रहा है या ले रहा है बॉडी से। फिर आप अपने ट्रिगर को कैसे ठीक करें, आप अपनी वैल्यूज़ को कैसे ढूंढें, पर्पज़ को कैसे ढूंढें, आइडेंटिटी को कैसे फॉर्म करें, आप अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे ठीक करें, आप अपने माइंड के ऊपर यहाँ यानी जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, इसके ऊपर उन इमेजेस को कैसे इम्प्लांट करें जो इमेजेस आपको हेल्थ दे, पैसा दे, सेहत दे। अपनी सेल्फ इमेज को कैसे ठीक करें जो बर्बाद हो गई है बचपन में या रिश्ते में आके किसी तरह। आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट देखें, अगर आप उसे फ्यूचर को देखते ही डर रहे हैं तो फ्यूचर की एंग्जाइटी तो मार रही ना लोगों को, तो बिल्कुल। उसे कैसे ब्राइट करें। इवन रिश्तों में रैपो कैसे एस्टेब्लिश करें, तालमेल कैसे बढ़ाएं। इवन जो लोग कुछ बोल रहे हैं, अगर आपका छोटा भाई ये बोल देता है दीदी आई कांट डू मैथमेटिक्स, तो पता है आप क्या कहेंगी? आप वो सेंटेंस बोलेंगे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। एक माँ के साथ एक बच्चा मान लेते कहता है, टीचर को कहता है कि आई कांट डू मैथमेटिक्स, तो टीचर क्या कहे? नहीं बेटा यू कैन डू, यू बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप तो कर लेंगे। हाँ, यही तो कहोगे ना आप भी, ठीक है ना? पता है आपने क्या किया है? सबसे खराब काम कर दिया है। आप कहेंगे सर कैसे? सारे मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे ही तो कहते हैं। वही वाली बात है कि सुपरफिशियल नॉलेज ली और बांटना शुरू कर दी। 16 दूनी 8 कर रहे सब लोग। मैं बताऊं क्या गलती हुई है, अभी आप मान जाएंगे। मैं आपका स्टूडेंट हूं, आप मेरी टीचर हैं। मैं कहता हूँ टीचर जी मुझसे मैथमेटिक्स नहीं होगा, आई कांट डू मैथमेटिक्स, और आप मेरी पोटेंशियल को जानते हैं। आप कहते हैं नो यू कैन डू इट इजीली एंड इट इज़ वेरी इजी। डू यू नो व्हाट यू हैव डन? आप मेरी रियलिटी है कि मैं नहीं कर सकता, और आपकी रियलिटी है कि आप मैं कर सकता हूँ। मेरी रियलिटी है दैट आई कांट डू इट, और आपकी रियलिटी क्या है? कर आई सकते कैन हैं। डू इट। मेरी रियलिटी और आपकी रियलिटी को, आप मेरी रियलिटी को मैच कर रही हैं कि मिसमैच कर रही हैं? मिसमैच हो रहा है। मिसमैच कर रही हो ना, और मिसमैचर को हम कभी लाइक नहीं करते। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली तो मैं कहूँगा थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, पर अनकॉन्शियस के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन कहेंगे शी इज़ माई मिसमैचर। और आज बताऊँ आपको, छोटे बच्चों के सबसे ज़्यादा मिसमैचर कौन मिलते हैं? फिर तो पेरेंट्स ही मिलेंगे। इसीलिए तो उनका दो जगह नहीं मन लगता, एक स्कूल में नहीं लगता, एक ड्राइंग रूम में नहीं मन लगता, नहीं, और लेकिन वो कहाँ जाके बैठते हैं? फिर तीसरी जगह। मॉल में जाके बैठेंगे, क्योंकि वहां पर मैचर मिल रहे हैं उनको। तो याद रखिएगा, जीवन में सबसे पहला आई कांट अगर कोई भी बोल रहा है, चाहे वो आपकी टीम बोल रही है यहाँ पर, चाहे आपका सेल्समैन बोल रहा है, चाहे आपका नौकर बोल रहा है, चाहे आपका बच्चा बोल रहा है, एकदम से ये भी एनएलपी में सिखाया जाता है कि आई कांट का कभी भी ये मत कहिएगा कि यू कैन डू इट। उससे ये पूछेगा व्हाट स्टॉप्स यू, बेटा भाई व्हाट स्टॉप्स यू, और वो कहेगा कि मुझे इसमें ऐसी फीलिंग आ रही, इस फीलिंग को मैं ठीक कर देता हूँ। अच्छा, मुझे ये आवाज आ रही थी, ये प्रोसेस है। आपने उसको सॉल्यूशन नहीं दिया, आप उसको मिसमैच करे कि तू पागल है, मेरी रियलिटी है। इसीलिए यहां गलती कर रहे हैं, सभी हीलर कर रहे हैं। एक आदमी ने कहा मुझे कैंसर हो गया, आई कांट हील इट। नहीं, यू कैन हील इट। और ये कौन सी थ्योरी है कि खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, घुटनों में चला जाता है, नुकसान होता है? और एक तो मैं आपका वीडियो देख रही थी जिसमें मैंने शुरुआत में भी उसका जिक्र किया था कि साबुन और दूध को लेकर जो हम लोगों को मिथ है, वो थोड़ा बताइए, क्यों नहीं पीना चाहिए? पहले वो खड़े होने वाला बताओ। हाँ हाँ, पहले वही बता दीजिए। भैया साफ सी बात है, आप मेरे सामने हैं, आपने कहा कि बाबा कुछ बताओ, और बाबा ने कहा कि ऐसा करना है कि जब पानी पीना है इस हाथ को यहाँ रखना है, इसको ऐसे रखना तो ज़्यादा आएगा। आपने कहा चलो जी लिख देती हूँ, फेसबुक पे लिखने को कुछ था नहीं, किताब पढ़ी नहीं आपने, पता नहीं ये क्या लिख रहे हैं। भैया मैं तो खड़े होकर पी लेता हूँ, मेरा तो घुटने में गया नहीं, मेरे तो घुटने ठीक हो गए।
ये तो सिर्फ डिस्टोर्टेड इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अभी बताया था। और डिस्टोर्टेड इन्फॉर्मेशन मैं कभी लेता नहीं हूँ। मैं लेता हूँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और उसको यकीन करके देखता हूँ। ये पानी मेरे सामने है, आपने कहा राम सर ये पानी है, तो मैं इसे पी के देख लूँगा। प्यास बुझेगी तो पानी है, ज़िंदगी भर मेरे लिए पानी अब प्यास बुझाने का कारण बन गया। तो मैं इफ़ आई कांट डाइजेस्ट स्टेल फूड, वाई शुड आई डाइजेस्ट द स्टेल आइडिया। डिस्टोर्टेड ओपिनियन मैं नहीं लूँगा किसी की। या तो मुझे बताएं कि घुटनों से पेट में, आई मीन मुंह से पानी कहाँ जाएगा, पहले आपके पेट में जाएगा, वहाँ पर वो स्टे करेगा, उसके साथ चर्निंग होगी, फिर वो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में उसके साथ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, फिर वो धीरे से वहाँ से आपके ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो सर्कुलेट करेगा, उसके बाद वो आपके किडनी में जाएगा। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं डायरेक्ट। और देखिए इस थ्योरी को कैसे फैलाया जाता है। ऐसे हम ही है। अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं, दूध नहीं बेटा बैठ के पियो। अब वो दूसरा रीजन था उनका। खड़े होकर पीने से कई बार आपका सांस का रिदम टूट सकता है, और आपका दूध अगर श्वास नली में चला गया तो आपने गांव में धसके लगते हुए नहीं देखे। तो बस ये रीजन है ये ना रीजन इसका? थे, वो घुटनों में डराया जाता था। arthritis से तो उसका कोई मतलब नहीं है दूध से इसका कोई मतलब ही नहीं है। हम्म। सारा खाना आप शादियों में खड़े होकर ही खा रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो सबके घुटने अगली शादी लायक नहीं रहने चाहिए। सही कह रहे हैं। ठीक है ना। अब रही बात साबुन की और हाँ। दूध की, जो सवाल कर रहे कि हो, भाई क्यों नहीं पीना चाहिए। दूध की बात कर रहे हो ना पहले। जी। देखिए मैं दूध बहुत पिया करता था, अब नहीं पीते हैं? अब नहीं पीता हूँ। इतना खतरनाक है? 24 साल पहले छोड़ दिया, जब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा था, बीमारियों के लिए घूम रहा था। और मैं बचपन में इतना दूध पिया करता था, मेरी मदर के हाथ का दूध इवन गांव के किसा आई मीन मेहमान भी पीने आते थे। पीपली डाल के पिलाती थी वो, और उसमें अदरक भी डालते थे, इलायची, और उसको तोड़ा करते थे ऊंचे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। गांव में तो उसको तोड़ना ही कहते हैं। तोड़ना कहते थे। और मैं बहुत पिया करता था। लेकिन जब मैं बीमारी में चल रहा था तो मुझे साइनस बहुत रहा करती थी। बाकी बीमारी मैंने ठीक कर ली थी। मैंने अपना माइग्रेन भी ठीक कर लिया था, मैंने अपना र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस भी एनएलपी से ठीक कर लिया था। लेकिन एक चीज़ थी वो बार बार कि मेरी साइनस भर जाती थी, साइनोसाइटिस कहते हैं इसको, छींके बहुत आने वो लगती तो थी। हर दूसरे आदमी को है। हाँ, मुझे है, मेरे ऑफिस में 4 लोगों को अभी है। ठीक कर दूंगा। हम्म। और मुझे तब पता चला कि इनकी जड़ सिर्फ और सिर्फ एनिमल मिल्क है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ये गलत तरीके से हमें पिलाया जा रहा है। और उन्होंने एक ही बात कही, और भाई को मैं सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, हेट कमेंट लिखने से पहले मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई एलर्जी है, बाल आपके गिरने शुरू हो गए, बुढ़ापा आ रहा है समय से पहले, आपका पेट खराब हो गया, और बॉडी में कहीं भी दर्द है, आपकी आई मीन आपकी हड्डियां अगर कमज़ोर हैं, हड्डियां अगर टूट रही हैं जल्दी जल्दी, आपको जुकाम बुखार आई मीन बहुत रहता है, जल्दी जल्दी बुखार आता है, और अगर आपको डायबिटीज़ मोटापा हो रहा है, तो आप एक काम करके देख लें, 3 महीने के लिए आप मिल्क छोड़कर देख लें। 3 महीने में कहीं नहीं जाओगे आप, 90 दिन बाद फिर पी लेना। लेकिन मैं इन 90 दिनों में आपकी एलर्जी, आपके बालों का गिरना, आपका बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, और पेट की बीमारी सारी ठीक हो जाएंगी, गट के बैक्टीरिया बच जाएंगे। गट के बैक्टीरिया बच गए तो इंटेंशन बढ़िया आएगी, इंस्टिंक्ट अच्छी आएगी, करोड़ों रुपए कमाओगे। अब सवाल उठता है क्यों? पहला सवाल, जो दूध हमें जरूरत पड़ती है वो मदर के मिल्क की पड़ती है पहले 3-4 दिन। उसके बाद हमें वो फॉलोअप चाहिए 1 साल के लिए, जब तक, या 1.5 साल के लिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, क्योंकि उस समय हमारे जो गट बैक्टीरिया और बाकी चीज़ें हैं वो हमें मदर मिल्क से पूरे हो जाते हैं। प्रीबायोटिक बेस्ट है हमारा मदर मिल्क, प्रोबायोटिक भी बेस्ट है, उसमें अपनी कैल्शियम डी जो भी है वो हमारे लिए ठीक है। उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिर भी दूध को पीने के लिए इमोशनल बात ज़्यादा हो रही है, इमोशनल हो गए हैं लोग। ठीक है ना। दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उस किताब में पूरा लिखा गया था कि भाई क्यों नहीं पीना चाहिए। पहली बात, उन्होंने कहा कि आपका जन्म पैदा होने के टाइम पे कितना था, 8 पौंड था अगर आप हेल्दी थे। ठीक है। भैंस के बच्चे का करीब करीब 60 पौंड होता है। अच्छा। आपकी उम्र 80 साल है, उसकी 8 साल है। आप 21 साल में मैच्योर होते हैं, वो 18 महीने में मैच्योर हो जाता है। इन दोनों, और उसके बाद वो कभी दूध नहीं पीता अपनी माँ का। इन दोनों के हार्मोन आपके लिए कैसे बन रहे हैं? अगला सवाल, उन्होंने कहा कि इसमें इसलिए पिया जाता है कि इसमें कैल्शियम है। इसका मतलब ये आपको ये नहीं बताया गया आज तक, नम्रता जी, मैं अपने देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी बॉडी और आपकी हड्डियों को 90 से ज़्यादा मिनरल्स चाहिए, उनमें से कैल्शियम एक है।
हम्म। उनमें से कैल्शियम एक है, कैल्शियम एकमात्र नहीं है हड्डियों में, 92 से ज्यादा मिनरल चाहिए आपकी हड्डी को। क्या वो आप दे रहे हैं? दूसरी बात, आपके दूध में जो मिल्क है, एनिमल मिल्क है, उसमें कैल्शियम के साथ फास्फोरस भी है, जो कभी भी कैल्शियम को मेटाबोलाइज नहीं होने देता हमारी बॉडी में। आगे सुनिएगा, अगर आप कैल्शियम के लिए दूध पी रहे हैं तो आप अनलिमिटेड पावर का चैप्टर एनर्जी का पढ़िएगा, और उसमें मिल्क के लिए लिखा है कि एक डॉक्टर ने करीब करीब 2 से 2,500 लोगों को 3 साल तक एक्सपेरिमेंट के रूप में 3 से 5 गिलास दूध डेली पिलाया, और 3 साल के बाद एक चीज पाई गई कि वो सब एलर्जी के पेशेंट थे और उनके अंदर कैल्शियम की कमी थी। आप कमी कहेंगे थी? कैल्शियम की कमी कैसे आएगी? अब ध्यान से सुनिएगा। मेरे एक फ्रेंड डॉक्टर हैं, ही इज ए आयुर्वेदाचार्य, ही इज ए यंग बॉय। वो बहुत सारी बीमारियों के शिकार थे, उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से वेलनेस के ऊपर दे दिया। वो एक दिन उन्होंने मुझे बताया, और मैं उस समय करीब 100 लोगों के बीच में बैठा था, और वो एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे दूध के ऊपर कि नहीं पीना चाहिए। उन्होंने कहा जब भी आप दूध पीते हैं इमीडिएटली आपकी बॉडी, आपका पेट जो है एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, एक कंडीशनिंग पैदा करता है, एक बिहेवियर पैदा करता है, वो है एसिडिक बिहेवियर, और आपकी बॉडी को उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इमीडिएटली कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। और आपकी कैल्शियम 2 जगह अवेलेबल है, 1% कैल्शियम आपकी मसल्स और आपकी सेल में है, और 99% आपकी कैल्शियम आपकी हड्डियों में है। इमीडिएटली इस इमरजेंसी को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी अपने कैल्शियम को सेक्रीफाइस कर देती है कि किसी ये एसिडिक रिफ्लेक्स खत्म हो जाए। अब ये बॉडी अपना ऑक्सीजन, अपना कैल्शियम कहाँ से लेती है? या तो आपके दांतों से लेती है या फिर आपकी हड्डियों से लेती है। अगर कैल्शियम इतना अच्छा होता तो दूध पीने वालों के बहुत लोगों के आपको दांत खोखले मिलेंगे। और सही बात तो यह है, ओस्टोपोरोसिस और कमजोर हड्डियों का अब रेस्पॉन्सिबल दूध को ठहरा दिया गया है। अभी आपके पास रिपोर्ट आई है नहीं आई है, वो दूसरी बात है। अगली चीज सुनिएगा, दूध आप इसलिए भी पीते हैं क्योंकि इसमें एक प्रोटीन मिलती है, उसका नाम है कैसीन। कैसीन प्रोटीन मिलती है। कैसीन के बारे में आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैसीन के बारे में बताया गया है। उस किताब में लिखा है, जो मैं बता रहा था अभी एनर्जी चैप्टर में, कि हमारी जो लीवर है या हमारी बॉडी है, समझिए सिंपल लैंग्वेज में, कि कैसीन को 86% वो हजम ही नहीं करती है, और वो प्रोटीन नॉन डाइजेस्टेड हमारे ब्लड में घूमती है, एंड इट कॉजेज द मोस्ट इम्यून डिजीजेज इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून। लेकिन मैंने अभी एक दूसरी किताब पढ़ी, उसमें लिखा है कि 40-50% कैसीन तो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद नहीं होता, और वो भी उन लोगों में जो बहुत बड़े एथलीट होते हैं, वो ही कर लेते हैं, किसान हैं। इसके अलावा जिस दूध को आप पी रही हो, वो आपके फादर के टाइम के दूध अलग थे और आपके टाइम के अलग है। उस समय ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन नहीं लगते थे, उस समय उन्हें ट्रोमेटाइज नहीं किया जाता था, उस समय वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पशु नहीं थे, अब हैं। तो सीधे सीधे पूछूं तो दूध पीना छोड़ दें? बिल्कुल, 3 महीने के लिए छोड़ के देख लो। अगर आपको कोई भी लाइटनेस या नहीं है बॉडी में, कहीं दर्द रहता है, कहीं भारीपन है, बाल गिरते हैं, अगर आपको कोई ऑटो इम्यून है या कोई एलर्जी है किसी भी तरह की, या फिर आपको जुकाम होता है, 3 महीने के बाद अगर मेरे से मिल लेना और आप ये कहेंगे राम सर द बेस्ट गिफ्ट यू हैव गिवन मी, कि ये दूध छोड़ दो। तो लेकिन घरों में तो अभी तक, और डॉक्टर्स भी कहते हैं ना, बच्चों को सलाह देते हैं दूध पिया करो, दही खाया करो, और गांव के लोगों के लिए कहा जाता है दूध मट्ठा दही खा के देखिए इनका शरीर कितना मजबूत है। तो ये सब हम क्या सुनते आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा सा लगता है दूध पी के, वाओ हमने अपनी सेहत बना ली। उसकी बात फिर एक ही बात करेंगे, अगर पी रहे हो और डाइजेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, पी लो, लेकिन अगर आपको मोटापा बढ़ रहा है तो काहे के लिए पी रहे हो? यहाँ पर आपके पास 18 किलो 20 पाउंड वजन फालतू पड़ा है, पहले उसे डाइजेस्ट कर लो ना, वो भी तो फैट ही पड़ा है। दूसरी बात, अगर आपके घुटने खराब हो रहे हैं, आपको कोई एलर्जी है, अगर आपको और इम्यून बेस्ड कोई भी डिजीज है, या तो आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है या रिएक्ट कर रही है, ऑटो इम्यून है, मैं कह रहा हूँ छोड़ के देख लो ना। मतलब दूध पीने के नुकसान है, दूध ना पीने के कोई नुकसान नहीं है, फायदे हैं। योर एनर्जी विल इंक्रीज लाइक एनीथिंग। अगर आप 3 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं तो आप 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद दूध छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली
आप ज़्यादा उछल कर 4 किलोमीटर दौड़ेंगे, 5 किलोमीटर मुझे ऐसा लग दौड़ेंगे। रहा है कि मैं तो दूध छोड़ ही दूंगी, अपने परिवार से भी ना कह दूं कि दूध छोड़िए आज पहले मैंने अपना छोड़ एकदम के देख लो, सुना। परिवार वाले फिर पूछेंगे कि ये क्या राज है। हाँ ठीक है ना। और सबसे बढ़िया बात है, जिस दूध को तुम पीते हो यहाँ तक ही दूध है, हाँ। आपके पेट में जाते ही ना वो जो खींचने वाला वो होता है ना चीज, वो बन जाता है, उसका पत्थर बन जाता है वो, जिसको हजम करने के लिए आपका और जो नर्व दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल, कभी नहीं खाना। ये दही वही सब नुकसानदायक है। दही को सिर्फ डॉक्टर्स कभी कह सकते हैं तो प्रोबायोटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से खाओ, नहीं कि मैं उसको भी नहीं रिकमेंड करूंगा। और वो जो दही है, चलो आपके साथ हो सकता है कि गांव से दही अपने पशु की आ रही हो, लेकिन बाहर की दही की कोई गारंटी नहीं है। एक वही आखिरी सवाल जो मेरा रह गया साबुन को लेकर, साबुन से नहाने के क्या नुकसान है? साबुन को छोड़ने के बाद क्या क्या फायदे हैं, मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं 4-6 पेज भर सकता हूँ। मैं बताता हूँ। आपकी जो इम्यूनिटी है, जिसको आप इम्यून पावर कहते हैं, हीलिंग पावर कहते हैं, पता है वो कहाँ से शुरू होती है? डॉक्टर से ही पूछ लेना। आपके 95 to 98% बैक्टीरिया जो अटैक करते हैं, जिससे आप बीमार पड़ती हो, उन्हें 98% बैक्टीरिया को आपकी बॉडी मारती है। स्किन सबसे पहले वो आपके अंदर नहीं जाता बैक्टीरिया, वो पहले आपकी स्किन पर आता है। स्किन से वो ट्रेवल करता है, मल्टीप्लाई करता है और अपनी जगह ढूंढ लेता है। फिर स्किन से या तो वो ट्रेवल करेगा, यूजुअली मुंह के द्वारा करेगा, नाक के द्वारा करेगा, नाक के द्वारा करेगा। 98% हमारी इम्यूनिटी स्किन के ऊपर है। हमारे पास हजारों तरह के बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर हैं। अभी इस वक्त भी लोगों का नहीं पता, मैं अपना बता रहा हूं। अभी तो मैं डेवलप कर रहा हूं, अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो मैं लगाऊंगा ही नहीं साबुन। हमारी स्किन स्टेलाइज्ड हो चुकी है। आप किताबें तो पढ़िए, गड़बड़ ये होगी कि आपने पढ़ते नहीं है, सुनते हैं। और सुनने किसकी रहे हैं? जो जिसने नहीं पढ़ा है। जो इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा, तो यूट्यूब दे रहा है, वो दे रहा है, फेसबुक और व्हाट्सएप में। आप समझ लीजिएगा कि आज हमने अपनी फर्श को स्टेलाइज कर दिया, वहां पर बैक्टीरिया जो अच्छे थे खत्म कर दिए। आज हम खेतों में नहीं जाते, क्योंकि वहां पर भी इतना खेत नहीं रहे, वहां पर भी इतने आप अपने गांव में जाइए, अपने फादर से पूछिए कि चने का साग कितना पैदा होता था, या बथुआ कितना पैदा होता था। एक हर्ब थी बथुआ, 3 महीने खाइए तो आपके पूरे साल का आयरन चल जाता था आपके। आज आप गाँव में बथुआ नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी की पूरी खेती में केमिकल आ गए, और आपकी जो जो धरती से आपको बैक्टीरिया मिलते थे वो नहीं मिल रहे हैं। आप पहले ऐसी खेतों में जाकर मूली फाड़ के खा लिया करते थे, दैट वाज द मैजिकल मोमेंट। आज आप उसे छीलते हैं, 2 बार उसे डिफरेंट पानी में धोते हैं, और आप ये मानते हैं कि साबुन लगाने से स्किन के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जी मरते हैं, अच्छे वाले। अरे, और हर साबुन वाला ये कहता है यह आपके स्किन के 98% बैक्टीरिया को मारते हैं। वो 2 कौन से बच गए जिसको स्किन के बैक्टीरिया मारते? याद रखिएगा, आपके बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को मारते हैं, इस साबुन नहीं मारते। मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। आपके गट के अंदर, साबुन लगाने से पहले एक और बताता हूं, आपके कोलोन के अंदर, आपकी बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो जानलेवा होता है। अच्छा। पेचिस का, उसका नाम है सी डेफिसिल। लिख लेना, कभी भी गूगल कर लेना, C.डेफिसिल, DEFICILE। सी डेफिसिल बेसिकली वो बैक्टीरिया था जो पेचिस में लोगों की जान ले लिया करता था। अच्छा। पता है इसकी खास बात क्या होती है? आप कितने भी भयंकर एंटीबायोटिक खा लें, वो आपके गुड बैक्टीरिया को मार देंगे, लेकिन सी डेफिसिल अपनी शक्ल बदलकर बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक के जाने का इंतजार करेगा और फिर जिंदा रहेगा। लेकिन सी डेफिसिल क्यों नहीं अटैक कर रहा आपको और मुझे? क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया हैं जो उसे पकड़े रहते हैं या मार देते हैं। जिन लोगों को बैक्टीरिया की कमी पड़ गई थी और जिनको सी डेफिसिल जानलेवा साबित हो रहा था 1950s में, पता है उनको क्या दवाई दी जाती थी? आप चौंक जाएंगे। क्या? और आप गूगल भी एक डॉक्टर की कहानी पढ़ेंगे, इंडियन डॉक्टर की, उसने भी एक पेशेंट की जान को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया है। उनको एक यंग आदमी का स्टूल ट्रांसप्लांट किया जाता था उनके कोलोन में, या तो ट्यूब अंदर तक मुंह से ले जाकर वहां प्लांट किया जाता था, या फिर डाउन टू अप, जिसको हम एनिमा कहते हैं। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? कितना रिजल्ट मानोगे इस दवाई का? 96% केसेस कंप्लीटली ठीक हो जाते थे। और आज भी आप एक नहीं कई लोगों से सुनेंगे कि आप अगर समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं
या जानलेवा बीमारी आ गई है, आप यंग आदमी का जिसको HIV वगैरह ना हो, ट्यूबरक्लोसिस ना हो, दूसरी कोई जानलेवा बीमारी ना हो, उसके स्टूल को ट्रांसप्लांट करें। और इसका नाम है FMT, फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट, और ये 0 पैसे की थेरेपी है। लोग सुन के सोच रहे होंगे कि आप क्या बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ऐड दिखा दूंगा। 1950 के सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच में यंग लोगों को बुलाया करते थे कि वांटेड योर स्टूल। बहुत अमेजिंग और बहुत शॉकिंग। आगे सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल से प्रमोट कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो भी गट पर बोलते हैं, डॉक्टर पाल हैं, अमेरिका में रहते हैं, तमिलनाडु के हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं। मैं एक दिन मिलूंगा उनसे, सैल्यूट मारूंगा उनको। उसने कहा कि एक 32 किलो की लेडी रह गई थी, मैंने उसको स्टूल ट्रांसप्लांट किया और वो 80 किलोग्राम तक पहुंच गया अपनी नेचुरल वेट पर, बगैर किसी डाइट के। सिर्फ उसके बैक्टीरिया को ठीक किया। और अगर आप साल भर में 2 बार एंटीबायोटिक ले चुके हैं तो आपके गट बैक्टीरिया ऑलरेडी ऑल्टर हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। आपका मूड खराब करेंगे ये। आपका अगर मूड खराब हो रहा है आपके घर में, समझ लीजिएगा किसी का बार बार स्विंग हो रहा है मूड, तो आपके गट बैक्टीरिया खराब है, उसकी साबुन रुकवा दीजिएगा। साबुन मैंने नहीं लगाता हूँ, बस सुबह हाथ धोता हूँ जब टॉयलेट के बाद, तो अच्छा और बढ़िया सा मैं हैंड वॉश यूज करता हूँ, और थोड़ी सी साबुन अपने प्राइवेट पार्ट्स को जिसको एरिया कहते हैं, बस उतना। और मैं कहीं नहीं लगाता, बिल्कुल भी नहीं। कोई सा भी सोप यूज नहीं करना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे कई लोगों ने कहा सर मुल्तानी लगा लें, ये लगा, मेरे घर में सब है। अगर मैं कोई दूसरी चीज लगाता हूं तो वो है जो वो 90 से ज्यादा मिनरल देती है चीज, और वो 5 पैसे का मेरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो बता देता हूं आपको, और आप घर में यूज करिएगा। और करें ना करें, आप भी कर लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। एक मग पानी लीजिएगा नहाने से पहले, उसमें 1 चम्मच सी सोल्ट डालिएगा, पिंक नहीं, रोक नहीं, वाइट नहीं, सी सोल्ट, समुद्री नमक जो आपके गांव में आया करता था दादा के टाइम में, 1 रुपए का 1 बोरा आया करता था, वह आपके लिए जीवनदायिनी चीज है। उसको ट्रांसफॉर्म करते करते हमने फ्री फ्लोइंग सोल्ट बना दिए, खत्म कर दिया। उसमें सबसे ज्यादा मिनरल हैं, और उसे आप 1 चम्मच डालिए, घोलिए, और घोलने के बाद एक टॉवल भिगोइए छोटा सा, और पूरे इवन सर पे, बॉडी में, सब जगह लगा के 2-3 मिनट रहिए, और पानी डालिए, दो हाथ से मालिश वालिश करिए, और फिर बढ़िया सा सूखा हुआ टॉवल लीजिए, 2 टॉवल लेकर अपने पोर्स खोलिए। ऐसा लगेगा, आप यकीन नहीं करेंगे मुझे कितना फायदा मिल रहा है। मुझे बहुत वायरल आ जाते थे कई बार, सीजन चेंज हो रहा, मुझे कुछ नहीं पता चलता, बिकॉज माई स्किन इज किलिंग ऑल द बैक्टीरियाज। बाकी आप अपने मुंह में अपने बचे हुए 2% में से भी 98% को आपके मुंह का जो इम्यूनिटी वो मार देती है, अगर आप गलत ये नहीं यूज कर रहे हैं, केमिकल्स, ये गार्गल करने वाले या माउथ वॉश यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन मुझे पता नहीं था इतनी लंबी चली जाएगी, लेकिन बड़ी दिलचस्प बातें हैं और बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। 2-3 चीज़ें तो मुझे समझ में आई हैं जो शायद क्या मुझे लगता है ट्राई कर लेनी चाहिए, क्योंकि नुकसान तो कुछ नहीं है उनका, छोड़ने का मतलब उनको। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना टाइम दिया, चीज़ों को बताया। बाकी जिस NLP प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, या जैसे आप सिखाते हैं सब चीज़ें, आप लोग गूगल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। सर का अपना भी यूट्यूब पेज है, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं उन्हीं के नाम से भी। और NLP, आप पूरा नाम बता दीजिए एक बार। बस राम वर्मा डाल। हाँ, वैसे तो मैंने जब उसी पर वेबसाइट आ जाएगी, मेरे तो आप जैसा आपको ठीक लगे आप लोग कर सकते हैं। बाकी ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगी आपको ये जानकारी तो ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।